मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 कपड़े पहन लेने से तुम लड़की नहीं बन जाते हो, तुम्हें रूह से एक लड़की होना चाहिए। ये निक्की बनने की आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी? सबसे पहले तो मैंने कीमत चुकाई अपनों को खोकर। हर सपने की कोई ना कोई कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। पर आपको कभी ऐसा लगा कि भगवान ने आपके साथ में नाइंसाफी की? कोई ऐसा लाइफ का दर्दनाक पल जो समाज ने ठुकरा दिया, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया? मेरे चाचा ने तो वो साफ बोल दिया कि हमसे गोली मार देंगे, बदनामी का दाग है। वही लोग जो मुझे प्यार करते थे, वो बच्चा सिर्फ एक ही दिन में बुरा हो गया आपके लिए। आपको लगता है कि ट्रांस वुमेन होने की वजह से सच्चा प्यार मिलना मुश्किल होता है? 1 साल में मेरे 3 हार्ट ब्रेक हुए पूनम। मैं भी इंसान हूँ यार। मतलब वो आपको सॉरी। हरियाणा का केस है ये। गांव के लड़कों ने एक लड़का था जिसको पंप किया कि अरे वाह तो लड़की है, सर्जरी करवा ले और मैं तेरे से शादी कर लूंगा। और उसके घर वालों ने जब अपोज किया तो उस बच्चे ने एक ही रात में अपने पूरे खानदान को खत्म कर दिया। जो माँ बाप या जो फैमिली वाले बोलते हैं ना कि हमें तो पता नहीं था हमारा बच्चा ऐसा है, सबको बचपन से पता होता है। जब एक बेटा बालों को हल्का सा ऐसे कर रहा है, ऐसे बैठ रहा है, गुड़िया से खेल रहा है, ये वो मेरे पेरेंट्स को पता था। क्या गलत फहमी आपको लगता है सबसे ज्यादा पालते हैं ट्रांस वुमेन या ट्रांसजेंडर को लेकर? हमारा अगर बच्चा ट्रांस है तो लगता है कि इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो ये किन्नर कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे या ये सेक्स वर्क करेंगे। मेल जेंडर फीमेल जेंडर को तो भगवान ने बनाकर पूरा भेज दिया, आपको अपने साथ में एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। Exactly. आपको दुनिया को ज्यादा सामने खड़े होना है, तो यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट जेंडर। मैं होर नहीं हूँ। इफ यू वांट अ क्वीन, उसको अर्न करो। इफ यू वांट अ होर, गो बाय वन। नमस्कार दोस्तों, तो आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ट्रांसजेंडर मॉडल या एक्ट्रेस की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने दर्द, संघर्ष और समाज के सवालों के बीच में अपनी एक पहचान बनाई, इनफैक्ट ज़बरदस्त पहचान बनाई। आज हमारे बीच में है निक्की चावला। निक्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल की बातों में। थैंक यू सो मच पूनम, थैंक यू सो मच। इट इज़ माई ऑनर कि मैं आपके शो में आई और ये मेरा पहला पॉडकास्ट होगा। ग्रेट। कि मैं अपने दिल की बातें और अच्छे तरीके से, इमोशनल तरीके से लोगों के सामने रखने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड निक्की, आई मस्ट से कि आपकी बातों से हो सकता है बहुत से लोगों को हिम्मत मिल सके जो अपनी पहचान को कहीं छुपाए हुए हैं, दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें एक स्ट्रेंथ मिल सके कि जीना इसी का नाम है। राइट, यू आर राइट। या आज के टाइम में आपको सब लोग एक सफल ट्रांसजेंडर मॉडल और एक्ट्रेस के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये निक्की बनने की आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी है, तो क्या कहेंगे आप? वंडरफुल क्वेश्चन। मैं सीरियसली इस क्वेश्चन ने मुझे सोच में डाल दिया है। सपना कोई भी हो पूनम, हर सपने की कोई ना कोई कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। वो अगर आपको एक एक्टर बनना है तो आपको अपने उस तरीके के चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। मुझे त्याग करना पड़ा, कीमत तो आज भी चुका रही हूँ। दिल की बात बताऊँ तो लोगों को लगता है कि अब इसकी सर्जरी हो गई है, मॉडल बन गई हैं, इंस्पिरेशन है, तो इनकी लाइफ सॉर्टेड होगी। बहुत सारे जो बच्चे आजकल आते हैं हमारी कम्युनिटी से, उनको लगता है कि हम एक्टर बन जाएंगे, मॉडल बन जाएंगे, हमारी लाइफ सॉर्टेड। ऐसा नहीं है। ये जो स्ट्रगल है स्पेशली हम लोगों की ज़िंदगी की, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ना जब मैंने जन्म लिया तब ख़त्म हुई, ना जब मैंने होश संभाला तब, ना मेरी एग्जिस्टेंस में आने के बाद, और ना अब, और ना जब मैं 50-60 की हो जाऊंगी तभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो कीमत तो हर रोज़ चुकानी पड़ती है। वो कहते हैं ना, एक सांस लेने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने चुकाई कीमत। उफ, इमोशंस टटोलने पड़ेंगे अपने अंदर। सबसे पहले तो मैंने कीमत चुकाई अपनों को खोकर, बिकॉज उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था मुझे समझना। फिर प्यार, समझ, और सबसे ज़्यादा अपने बचपन की। बच्चा बड़ा, मैं बड़ी हुई माँ बाप के पास, उसके बाद जो टीनेज होती है ना, जब 20, 21, 22 साल का बच्चा होता है, वो मेरी ज़िंदगी से मिसिंग है। मैं बहुत छोटी उम्र से पढ़ाई करने दिल्ली आ गई, नौकरी करने लग गई, तो वो जो बचपना, जो कॉलेज लाइफ होती है, वो मैं नहीं देख पाई अपनी ज़िंदगी में। कि जैसे होता है बच्चे स्कूल घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मैं वो नहीं देख पाई। तो उस चीज़ का एक मलाल रहेगा, ओ गॉड। बट
गॉड ने वो सब पूरा मुझे अब दे रहा है, मेरा घूमना हो रहा है, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, फिर उल्टा रिटर्न में आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। वाओ, वंडरफुल। आज हम भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे निकी। पर आपको कभी ऐसा लगा कि भगवान ने आपके साथ में नाइंसाफ़ी की? वेल, इसके भी मैं 2 पहलू दूंगी आपको। अगर देखा जाए कि 2010 से पहले वाली निकी, उसके लिए तो बहुत, वो उसको लगता था भगवान ने पर पूरी दुनिया के सारी स्ट्रगल उसी को ही दे दिए हैं। बट उसके बाद की निकी, जब उसने लाइफ में मैंने आके एक्सपीरियंस किया, बॉम्बे रही, लाइफ को और क्लोजली स्ट्रगल्स को देखा, फिर सर्कल इतना अच्छा बना कि जब एक ठहराव ज़िंदगी में आया तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर वो नहीं होता तो आज मैं ये नहीं होती। तो स्ट्रगल्स, परेशानियाँ होनी चाहिए लाइफ में, नहीं होती ना तो जब आप वो बन जाते हो जो बनना चाहिए लाइफ में, तब जाके उसकी कीमत महसूस होती है कि यस इट वाज राइट। तो यस, नाइंसाफ़ी लगी, आज कुछ चीज़ों में लगता है कि है, बट आई सेड नहीं, वो मेरे भले के लिए ही है। वाओ, वंडरफुल। अच्छा, जब जैसे निकी बचपन का टाइम था तो सब लोग तो आपको एक लड़के की तरह ही देखते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन उस टाइम पर आपके मन में क्या चल रहा था जो बाकी सब नहीं देख पा रहे थे? एग्जाम्पल लेके हम बताऊंगी। जैसे हमारे गर्मी की छुट्टियां होती हैं, हम लोग अपने कजन्स के घर घूमने जाते हैं, होता है ना सबके साथ। तो मैं जब जाती थी, मैं मेरी मासी के घर जाती थी, और अगर मासी सुन भी रही होंगी आपका पॉडकास्ट तो शी नोज। तो मेरी कज़न सिस्टर्स जितनी थी, तो उनकी फ्रॉक्स देखना, उनकी चूड़ियाँ, और मैं मम्मा का भी सामान यूज़ करती थी। तो मुझे ये होता था कि मैं वो उनके साथ खेलूँ, मेरी डॉल्स के कपड़े मेरी मासी बनाती थी, और उधर ही मेरी मासी का बेटा, चल यार बैट बॉल खेल कर आते हैं ये वो। अब वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर जाना, पर मेरा दिल वहाँ अटका होता था। तो वो जो बचपन की कश्मकश है वो समझाना बहुत मुश्किल होता था। बट तो वहाँ पर तभी कभी किसी को कुछ लगा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको ये सब करना? हाँ। सबको पता होता है। मैं आज आपके शो के माध्यम से बताऊंगी, जो माँ बाप या जो फैमिली वाले बोलते हैं ना कि हमें तो पता नहीं था हमारा बच्चा ऐसा है, सबको बचपन से पता होता है। जब एक बेटा बालों को हल्का सा ऐसे कर रहा है, ऐसे बैठ रहा है, गुड़िया से खेल रहा है, ये वो मेरे पेरेंट्स को पता था। मैं 4 साल की उम्र से माधुरी दीक्षित के गानों पे परफॉर्म करती आई हूँ। पहला गाना था जिस पे मैंने परफॉर्म करा था तिरछी टोपी वाले, अच्छा, त्रिदेव मूवी का। और जब मैं ठुमके लगा रही हूँ ऐसा करते, माधुरी के गानों पे चोली के पीछे क्या पे डांस कर रही हूँ, मेरी माँ खुद मेरा मेकअप करके स्टेज पे, तो उनको वो क्यूट लगता था। बट उनको पता होता है माँ बाप को कि हाँ ये हमारे बच्चे में ये भावनाएं हैं, बट वो समाज के उससे ना एक्सेप्ट करते हैं, बट उसको क्यूटनेस का नाम दे देते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से इग्नोर करना, एक तरह से कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो लड़कपन है, एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, कि ये तो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ। राइट। और फिर वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो फिर हम जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बचपन में तो तुमने बहुत हमें लाड प्यार दिया इन चीज़ों पे, तब तो बहुत क्यूट लगते थे, अब बड़े होके हम तुमको अच्छा तो ऐसा कोई ऐसा लाइफ का दर्दनाक पल जो समाज ने ठुकरा दिया, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, कुछ तो ऐसा हुआ होगा लाइफ में? अगेन 2 पहलू। अब वाली निकी ना दोनों साइड्स देखती है, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहले वाली ऐसे सोचती थी कि तुमने गलत करा है मेरे साथ। यस, पहले वाली निकी के हिसाब से बहुत बार लाइफ में ऐसा हुआ कि जब मैंने खुल के मेरी फैमिली को मेरे बारे में बताया, बहुत हिम्मत लगी मुझे बताने में। स्पेशली आपको पता है हमारी पंजाबी फैमिलीज कैसी होती हैं, और मेरे पापा तो भाई सीधी बात है, उनको नहीं पसंद आएगा, ही विल शूट यू। तो जब मैंने हिम्मत करके मेरी माँ को बताया। किस एज में बताया था आपने? ये मुझे आज भी याद है, 2004 में मेरी माँ को बताया था, और उस टाइम में होंगी कुछ 19 साल की। अच्छा, 19-20 साल की होंगी शायद मैं। और आपकी मम्मी को अंदर से पता तो होगा? उनको सबको पता था। बचपन में मुझे लिटरली मेरे हल्के से बाल बढ़ते थे तो मेरे बाल कटवा देते थे। मैं पूछती थी क्यों कटवाते हो, कह रहे फिर तू लड़कियों जैसा हो जाता है। और तो उनको पता है अच्छे तरीके से। आई वो 17-18 और मेरे चलने के स्टाइल से, मेरी बात करने के, अब जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं उस टाइम भी ऐसे ही बात करती थी। ऐसा नहीं कि उस टाइम ओ यो लड़कों की तरह, नहीं, ऐसे ही। तो
जब मैंने हिम्मत करके बताया 2004 में मेरी माँ को कि मम्मा मैं चाहे आपका बेटा हूँ, अब मैं डरी हुई थी, पता नहीं माँ समझेगी नहीं समझेगी, और एक माँ ही है जिससे डर लगता है क्योंकि वो शी इज़ अ बॉस लेडी ऑफ आवर खानदान। तो मैंने बहुत हिम्मत करके हमारे मंदिर के अंदर बैठा के मम्मा को बताया कि आई नो मैं आपका बेटा हूँ, और पर मेरी जो आत्मा है वो एक लड़की की है। मैं बचपन से जो जितना रहना था मैं रह ली उसके साथ फाइट करके। तो मम्मा प्लीज़ मुझे समझो, मुझे इस चीज़ को ठीक करना है। शायद भगवान ने जिस जर्नी पे मुझे भेजा है वो इसलिए भेजा कि तुम लोगों को तो किस्मत बना के भेज दी, मुझे आधी किस्मत बना के भेजी कि बेटा मैं ये बना के भेज रहा हूँ, तू अपने हार्ड वर्क से अपनी ज़िंदगी या तो बर्बाद कर सकती है या आबाद कर सकती है, ये मैं तुझ पे छोड़ता हूँ और डेस्टिनी तो खुद लिखेगी। तो मैंने उनसे मौका मांगा बट वो नहीं समझ पाए। उस टाइम मुझे वो लोग बुरे लगते थे। मेरे चाचा ने तो वो साफ बोल दिया कि हम इसे गोली मार देंगे, बदनामी का दाग है। अच्छा, और आपके मतलब सारे ये पंजाब से थे? हाँ, वही लोग जो मुझे प्यार करते थे। मैं जब डांस करती थी तो मुझे शगुन देते थे, अरे वाह हमारा बच्चा। और मैं मेरे पूरे खानदान का सबसे होनहार बच्चा थी। पंजाब लेवल तक, नेशनल लेवल तक मैंने घर वालों का नाम रोशन किया, डांस और एक्टिंग में प्राइज़ लाके। वो बच्चा सिर्फ एक ही दिन में बुरा हो गया आपके लिए। तो मेरे, आप खुद सोचिए एक मनोस्थिति उस 19 साल के बच्चे की, जो अपने दिल का दर्द ऐसे टुकड़ा फाड़ के तुम्हारे सामने रख रहा है, तुम मेरी माँ हो, तुम्हारे सामने रख रहा है, और उसको अचानक से विदिन 15 मिनट्स तुमने बागी घोषित कर दिया, घुसपैठिया घोषित कर दिया, उसको तुम मारने की धमकियां दे रहे हो। और मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चों के दिल पे ये बात बीतती होगी, पर शायद कोई नहीं समझता, बट ये हम ही दर्द समझ सकते हैं। बट अब जो मैं निकी दिए देखती हूँ कि वो जख्म भी, वो अपमान भी बहुत ज़रूरी था। अगर हाँ वो उस टाइम अगर शायद मुझे आसानी से मिल गया होता तो मुझे उस चीज़ की कद्र नहीं होती। बिल्कुल, ये इंसानी एक रूल है, आपको जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू आपको नहीं होगी। तो वो 2004 से लेकर 2009 का ये जो 5 साल थे, मुझे एनर्जी मिली कि नहीं मुझे प्रूव करना है। यस, हाँ, मेरे पेरेंट्स की तरह बाकी जितने पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है इन द लैक ऑफ नॉलेज कि उनको ये लगता है कि हमारा अगर बच्चा ट्रांस है या गे है, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल है, कुछ भी, तो वो, मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी की अभी बात करूँगी, उनको लगता है कि इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो ये किन्नर कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे या ये सेक्स वर्क करेंगे, बस यही तो। ऐसा ही मेरे एक रिलेटिव ने मेरे बारे में बोला था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनको भी यही लगा था कि ले ये दिल्ली आ रहा है रहने, पढ़ाई करने, अब तो ये सेक्स वर्क करेगा, सड़कों पे खड़ा होगा। तो मैं ऐसे नहीं, मुझे यही सोच बदलनी, रिस्पेक्टफुली जीना आता है, रिस्पेक्टफुली मुझे वाइट कॉलर जीना है। दिक्कतें बहुत हुई। 2005 में मैंने पहली नौकरी करी, मात्र 5,500 रुपये की मेरी नौकरी थी दिल्ली में ही, और मैं सारा दिन पार्लर में हेयर कट्स करती थी, मेकअप करती थी, और आसपास के लोग बहुत मजाक भी उड़ाते थे, अरे ये देखो कैसा सा है ये वो। ऐसे ठीक है ना, मुझे दिल्ली आके हिम्मत मिली कि यहाँ मैं जैसी हूँ मैं वैसी रह सकती हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत। हाँ, यहाँ मुझे कोई, ठीक है 2 लोग ताने मारेंगे, 5 लोग मारने तो दफ़ा हो। तो वो हिम्मत मिली और मैं आगे बढ़ी, एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। सो आई नो, मतलब इतना स्ट्रगल रहा आपका, जैसे आप बता रहे हैं 2004 से लेके 2009 तक, लेकिन क्या इस टाइम में कभी कोई ऐसे वक्त भी आया, कभी ऐसा पल आया जब आपको लगा कि जीने का मतलब नहीं रहा कोई? हुआ था एक बार, 2008 की बात है। मैं स्ट्रगल कर करके परेशान हो गई थी। मेरा आपको पता है हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, लोग बहुत अफवाहें उड़ाते हैं कि बहुत महंगा होता है। आई स्टिल रिमेंबर मेरा जब पहला लेज़र ट्रीटमेंट था जो हम यूज़ करते हैं फेशियल हेयर रिमूव करने को, उस टाइम बैक इन 2006 मुझे 30,000 का कॉस्ट करा था। अच्छा। तो और अब उनको पता था सर को कि मैं नौकरी करती हूँ, मात्र 16,500 मेरी तनख्वाह है। अब मैं अपने हार्मोन्स मैनेज करूँगी, हॉस्पिटल साइकेट्रिस्ट के पैसे दूंगी, क्या करूँगी, घर का किराया दूंगी, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। कभी कभार ऐसा होता था हफ्तों दवा खाने के पैसे तक नहीं होते थे, बिकॉज हम क्या करेंगे, कैसे सेविंग करेंगे। तो लोगों को सिर्फ ये दिखता था कि हम ये बनना चाहते हैं, वो हमारी स्ट्रगल नहीं देखते। हॉस्पिटल में जाना 2-2 हज़ार रुपये फ़ी लगती थी डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की। तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास किस लिए जाना होता था, मतलब वो आपको
You need tissue? नहीं यार, वापस पास्ट में जाकर बहुत सारी चीज़ें याद आ गई, फिर भी मैं हंसी में आंसुओं को टाल देती हूँ। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Oh, I am looking beautiful. With my You tears are as well. beautiful. You are beautiful. तो ये Yeah. जो ट्रीटमेंट होता है ना पूनम, ये ट्रीटमेंट बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है मिस्टर बेंजामिन ने, कि जब आप सर्जरी के लिए जाते हैं, डॉक्टर का टीम आपसे मिलता है, तो ये पूरा साल से लेके 2 साल 3 साल का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, फाइन, और हार्मोन लेवल चेक किया जाता है, आपकी हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, देन आपके साइकेट्रिस्ट एवेल्युएशन स्टार्ट होती है। एक नहीं 2 साइकेट्रिस्ट आपसे मिलते हैं, पहले 3 महीने 4 महीने एक मिलता है, वो आपसे बातें करके आपके बारे में जानता है। वो क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ इरिवर्सिबल सर्जरी। बिल्कुल, एक बार हो गई तो उसके हो बाद गई। यू कैन नॉट चेंज हाँ, देन। तो वो आपको दिल से रूह से पढ़ते हैं कि दो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 कपड़े पहन लेने से तुम लड़की नहीं बन जाते हो, तुम्हें रूह से एक लड़की होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और तो वो आपकी रूह तक जाते हैं, सवाल जवाब ऐसे पूछते हैं आपका डेली, बिकॉज ड्यूरिंग हार्मोन ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट कुछ टाइम के लिए आपको औरत के रूप में भी रहना पड़ता है, ताकि आपको बारीकियां पता चलें कि एक औरत बनना आसान नहीं है। मैं समझती हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, मैं 2005 से मैंने ये जामा परमानेंटली पहन लिया था। जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था 2004 में, 2005 में मुझे डॉक्टर ने बोला नाउ यू कैन लिव एज वुमेन, अपना लेज़र ट्रीटमेंट साइड बाय साइड कराओ। कोई जज करेगा तो वो डॉक्टर वहाँ आपको समझते हैं बिल्कुल। कि हाउ यू रिएक्ट, या क्योंकि एक औरत भी होती है, एक औरत मोटी भी होती है, एक औरत के मुंह पे बाल भी आते हैं, औरत बदसूरत भी कुछ होता है। हाँ, तो अगर आप सब कुछ होता है। एग्जैक्टली परफेक्शन ढूंढते हो, तो जब डॉक्टर्स को लगता है ना कि नहीं, तो डॉक्टर डजंट गिव यू परमिशन। मेरी कितने फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूँगी, उनको मैं ही लेके गई थी डॉक्टर के पास बिकॉज दे रिक्वेस्टेड मी, और डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। दे सेड कि वो नहीं कर सकते, नहीं कि बाद में वो पछताएंगे, रोएंगे, तो तुम्हारे पे प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमारी सरकार ने अभी एक रूल क्या बनाया है कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रांस बिल आया है उसमें करा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जोश जोश में चीज़ें कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं बाद में। हाँ, तो इसलिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। कुछ चीज़ों से मैं बहुत सहमत हूँ उनकी, कुछ चीज़ों में नहीं, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। एंड तो आपका सवाल बस वही था कि आया था एक बार कि बस बहुत हो गया, कि अब बस हिम्मत नहीं रही मेरे अंदर बर्दाश्त करने की। तो सुसाइड तो नहीं, जान देना तो नहीं, वो मैं अपने आप को इतना प्यार करती हूँ, अपने आप को खरोंच तक नहीं मार सकती, बट हार मान ली थी मैंने कि बस अब मेरा कुछ नहीं हो सकता आगे, क्योंकि मैं पैसे नहीं बचा पा रही हूँ। पैसे नहीं है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? आई कॉल माई मदर, और ट्रस्ट मी, आज भी मैं अपनी हर चीज़ के लिए अपनी माँ से डिस्कस करती हूँ। मेरा ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, कोई ऐसा दर्द नहीं है जो मेरी माँ को ना पता हो। हर दर्द मेरी माँ को पता है, एंड ऑल दैट्स व्हाई शी ऑलवेज सेज कि बेटा मैं तुझ पे इतना विश्वास करती हूँ कि तू कुछ भी कर सकती है, बट तू कभी किसी का गलत और कभी गलत काम नहीं कर सकती। दैट मेक्स मी प्राउड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो निकी, पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगा होगा? यस, 5 साल लगे, 2004 से 2009। अच्छा, इतना टाइम लग गया था हाँ, उनको? वो आते थे देखने, जहाँ मैं जॉब करती थी, दे यूज्ड टू कम देयर टू सी। और 2009 फरवरी में, अच्छा, अब पापा को पता था मेरा ट्रीटमेंट तो पूरा हो चुका है, बट मैं सर्जरी की वेट कर रही थी। अच्छा, तो आपकी कितनी सर्जरीज हुई? एक, ओनली वन सर्जरी। अच्छा, हाँ, ओके ओके। ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, ना मैंने आज तक अपने फेस को टच किया है, ना मैं कभी करवाऊंगी। मैं थोड़ी रॉ, थोड़ी मस्कुलिन दिखना पसंद है मुझे, बट मुझे नहीं, ना मैं बाकी सब चीज़ें नहीं करा सकती। और नहीं, बट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। तो मेरे पापा का अचानक से कॉल आया, बिकॉज मेरे ताऊ जी और उनके बच्चे दे आर ऑल डॉक्टर्स इन, वेल नोन डॉक्टर्स इन पंजाब। अच्छा, तो उन्होंने मेरा केस समझा, तो उन्होंने पापा को बोला कि आप इसके साइकेट्रिस्ट को मिलो, जाके इसके डॉक्टर से मिलो। तो व्हेन माय फादर कॉल्ड इन फरवरी 2009, ही सेड मैं आ रहा हूँ एंड मैं तेरे डॉक्टर से मिलूँगा। अगर मैं कन्विंस हुआ
तो मैं खुद तुझे परमिशन दूंगा और मैं तुझे पैसे खुद दूंगा सर्जरी के लिए, जा बेटा तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी। तो दैट टाइम मेरे दिमाग में ना बैकग्राउंड में ना वो डायलॉग आया, जा सिमरन जा जी अपनी ज़िंदगी। तो पापा केम, ही मेट माई डॉक्टर। अब मुझे डर ये लग रहा था जब वो डॉक्टर के साथ थे कि कहीं डॉक्टर को गाली वाली ना दे दे, डॉक्टर को धमका ना दे कि भाई तुमने मेरे बच्चों को भड़का रहे हो, बरगला रहे हो, ये कर रहे हो। आई वॉज सो स्कैर्ड, बट व्हेन ही केम आउट तो ही सेड, हाँ मैंने सब समझ लिया है, आई एम गोइंग बैक टू होम, मैं तेरे ताऊ और उनके बच्चों से डिस्कस करता हूँ एंड देन फिर बताता हूँ। तो आई वेटेड फॉर 2 months। अच्छा, ऐसे गुड बटरफ्लाईज एंड ऑल। आई सेड अच्छा 2 months तक उन्होंने रिप्लाई नहीं हाँ, तो 2 months ही सेड, हाँ अभी हम बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और बट व्हेन ही कॉल्ड एंड सेड जा सर्जरी की डेट ले ले, ओह गॉड थैंक यू बाबा जी। दैट टाइम, उस टाइम ना महसूस हुआ पूनम कि जो मैं बचपन से इतना स्ट्रगल करती आ रही हूँ, ये सिर्फ अपने लिए खुशी नहीं हुई, बिकॉज मैंने तब ठान लिया था कि वो कहते हैं ना इंग्लिश में एक कहावत है, लीड बाय एग्जाम्पल। जब मैंने मेरी माँ को बताया था 2004 में कि मुझे लड़की बनना है ना, तो हमें क्या होता है ना, हमें अगर वकील बनना है तो हम अपने माँ बाप को एग्जाम्पल दिखाते हैं कि हमें इनके जैसे बनना है, ये वो। तो मेरी माँ ने छूटते ही सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हें बॉबी डार्लिंग जैसा बनना है। शी इज़ अमेजिंग, वो हमारी सीनियर हैं, वी लव हर अलॉट, बट वो अलग हैं, हम अलग हैं। बिल्कुल। तो मेरे पास कोई था ही नहीं ऐसा, एक मेरी पेरेंट को एक रेफरेंस दिखाने के लिए हमेशा बनना है। तो आई सेड व्हाई नॉट निकी, वो रेफरेंस मैं बनूंगी। जो मेरी आने वाली जनरेशन है, जो वो घुट घुट के जी रहे हैं, हाँ। मैं उनके लिए रेफरेंस बनूंगी ताकि उनके पेरेंट्स मुझे देख सके कि हमारे बच्चे को निकी चावला जैसा। हाँ, कि मतलब जिस तरीके से रह रही है, काम कर रही, वाइट कॉलर काम कर रही, दुनिया में रहकर ओपन है, बट नॉट इन अ बैड वे। तो वो मैंने डिसाइड करा। तो आज तक आप मानेंगे नहीं, मैं जब भी कोई अगर काम भी करती हूँ, आज अगर मैं पॉडकास्ट में भी आई हूँ या मैं कोई शॉर्ट फिल्म करती हूँ, मैं ये सोच कर करती हूँ कि जो मेरे पीछे खड़े हैं, कल को वो ये चीज़ देखेंगे तो वो ये बोले कि वाओ निकी, अगर मैं कभी जाऊँ इस दुनिया से, वैसे तो मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली हूँ, सब ड्रीम्स पूरे करके जाऊँगी, तो जब कभी जाऊँ तो ये लेगेसी ये पीछे छोड़ के जाऊँगी कि कल को लोग देखें तो बोले, मैं खुश होनी चाहिए कि वाओ मैंने ये चीज़ करी है। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। बहुत से लोगों को आपकी बातों से इंस्पिरेशन मिलेगी। आज के टाइम में आपके अपने पेरेंट्स के साथ में रिश्ता कैसा है? बेस्ट। जैसे आप बता रही हैं कि मम्मी से हर बात करती हैं आप। यस, 2009 में आप मानेंगे नहीं, जब सर्जरी हुई, हाँ, जो पेरेंट्स मेरे हल्का सा ऐसे बाल पीछे करने पे मुझे डांटते थे, मेरे ऑपरेशन डे वाले दिन मेरी माँ मेरे साथ, मेरा बाप मेरे साथ, माय बॉयफ्रेंड वाज देयर विद मी। अच्छा। एंड उस दिन की एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी है, जब वो डॉक्टर साइन कराने आते हैं ना आपसे कंसेंट फॉर्म, तो आई थॉट मैं खुद साइन करूंगी और माय पापा वाज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अगर मैं मर भी गई तो वो मेरी है, मैं नहीं चाहती आप पे। एंड ऑपरेशन थिएटर के गेट पे पापा ने मुझे रोका एंड पापा सेड कि बेटा मैं तुझे बहुत मुश्किल अपने बेटे से बेटी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और हाँ, तो ही सेड कि जिस बाप के बेटी होती है ना, उसकी मूंछें झुकी होती हैं। ही सेड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेरे पास्ट में कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं, क्या किया तूने क्या नहीं, अब तू मेरी बेटी बन रहा है ना, तो एक अच्छी बेटी बन के दिखाइयो, और जो प्यार मैं तुझे पहले नहीं दे पाया इतने साल, 20-22 साल, वो तुझे मैं अब दूंगा। वाओ। एंड ट्रस्ट मी, जैसे एकदम फिल्मी स्टोरी की तरह, मेरी लाइफ बहुत फिल्मी है। जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर एंटर कर रही हूँ, ऐसे फिल्म की स्टोरी मेरे सामने है। मैंने भगवान को ऊपर देखा एंड ट्रस्ट मी, उसी दिन से मैंने अपनी लाइफ चेंज करी। उससे पहले आई वॉज द बिगेस्ट प्ले गर्ल इन द वर्ल्ड, बिकॉज मुझे पता था देखो मेरा कोई नहीं होगा। तो आई ऑल्सो यूज टू फ्लर्ट विद पीपल फाइन। और तब मैंने कहा भगवान तू मुझे वापस ले आना जिंदा, अब मैं मेरे बाप की सबसे बेस्ट बेटी बनूंगी और एक बहुत अच्छी लड़की बनूंगी। एंड देखिए 2009 21 अक्टूबर से आज तक आई एम द गुड गर्ल, नो गुड गॉन गर्ल, बैड गुड गर्ल। ग्रेट, वंडरफुल। आपका रिलेशन उसके बाद में अपने पापा के साथ बहुत अच्छा रहा? बहुत बेस्ट, ट्रस्ट मी। 2009 से लेकर 2018, ही पास्ड अवे इन 2018। और ये 9 साल उसने मुझे बहुत, मेरे पापा ने 10 साल बहुत प्यार दिया मेरे पापा ने। आप मानेंगे नहीं, जिस दिन उनकी डेथ हुई है, उन्होंने आखिरी सांस मेरी गोद में लिया है। एंड आप मानेंगे नहीं, अपनी डेथ वाले दिन उनको सिर्फ
मेरी माँ की फिक्र नहीं, भाई की, सिर्फ मेरी। ही सेड कि मैं बेटा एक चीज़ का मलाल रह जाएगा। आई सेड क्या बुड्ढे? मैं पापा को प्यार से बुड्ढा बोलती थी, क्या बुड्ढे? तो ही सेड यार मैं तेरा कन्यादान नहीं देख पाऊँगा। आई सेड पापा डोंट वरी, अगर लाइफ में भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो भी गया तो भगवान आपको किसी ना किसी रूप में ले आएगा। ट्रस्ट मी, मैं गॉड के साथ इतना डीपली कनेक्टेड हूँ ना, वो तुम्हें मेरे लिए लेकर आएगा, वैसे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। एंड द बेस्ट थिंग ही डिड, उन्होंने अपने जो उनका एक पेंशन अकाउंट था उन्होंने मेरा नाम डलवा दिया उसके अंदर उनको, बिकॉज आई डोंट नो उनको कैसे पता था कि ही विल नो बी मोर। और ही सेड कि चिंता मत कर, मैं तेरा जाते जाते अरेंजमेंट करके जा रहा हूँ कुछ, ताकि तेरे को कभी भी कुछ चीज़ें चाहिए हो तो तेरे को किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। एंड आई क्राइड एंड ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ इन माई गोदी एंड आई मिस माई फादर अ लॉट। बहुत मिस करती हूँ उनको। नहीं, पेरेंट्स तो ऐसी चीज़ है, हमेशा जब तक हैं तब तक भी हम उनको कुछ कह भी लेते हैं, बुरा भला भी कह लेते हैं, प्यार की बात करनी है वो भी उनसे करनी है। अगर आपको अपना दिल का कुछ भी शेयर करना है तो वो सबसे पहले उनके पास जाना है। और जब चले जाते हैं रियली मिस, मेरी भी माँ नहीं है तो आई रियली मिस हर सो मच। सो निकी, मेरा आपसे एक ये सवाल बीच में, मैं आगे बढ़ूंगी सर्जरी और इन सब बातों के बारे में बात करते हुए, कि अगर आपके सामने आपकी वो बचपन वाली निकी आ जाए, उससे क्या कहना चाहेंगी आप? इस क्वेश्चन के लिए थैंक यू सो मच, बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करके। मैंने ज़िंदगी में जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, आज ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई अच्छे सवाल, ढंग के सवाल और जेन्युइन सवाल पूछ रहा है। अगर मेरे सामने बचपन वाली निकी आए तो मैं उससे बहुत सारी बातें करूंगी, पर उसको सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि जिसने भी तेरा दिल दुखाया ना बेटा, तूने लाइफ में बहुत लेट माफ़ करा है उनको, बट तू अभी से ही माफ़ करना शुरू कर दे, ताकि उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो अब जाके मैंने ज़ख्म सिलने शुरू किए हैं ना अपने, जो इतने सालों से खुले थे, वो उस टाइम अगर सिल जाएंगे तो शायद मैं जो डैमेज थी अब तक वो मैं कम डैमेज्ड होती। उसको मैं ये बोलती। और सेकंड में उसको बोलती, बेटा जैसी तू बचपन में थी ना, एकदम बेधड़क डांसिंग करती थी, एक्टिंग करती थी, बेटा कीप डूइंग इट। लोग तेरे को जज कर रहे हैं, एफ देम, उनको धक्का मार, उनको जुत्ती मार, नहीं डरना बेटा, डोंट वरी, आगे जाके सब कुछ अच्छा होगा एंड यू आर द बेस्ट पर्सन। ये बोलूँगी इसको। वंडरफुल। बट ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई बहुत ज़्यादा दुख देता है, दर्द देता है, तो उसको भूलना, उसको माफ़ करना आसान नहीं होता। और अगर आप माफ़ कर भी देते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक टूटन रह जाती है, कहीं ना कहीं एक वो बात भूल भी जाओगे आप। एक्चुअली देखा जाए माफ़ तो कर देते हो, भूलते नहीं हो। भूलते नहीं हैं हम, आप भूल सकते ही नहीं हम, नहीं भूल सकते हम। बिल्कुल, बात सच्ची है। तो ऐसे कभी आपका कोई ऐसा अपमान हुआ कभी, जिसे याद करके अभी भी आपकी आंखें नम हो जाती? क्योंकि हर किसी की लाइफ में, मैं एक ट्रांस वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ लाइफ, हम सबको कहीं ना कहीं इंसल्ट कहीं ना कहीं झेलनी पड़ती है, कहीं कोई कुछ ऐसा बोल देता है जिसे याद करके अभी भी हम लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। तो आई नो आपके साथ भी कुछ ज़रूर हुआ होगा ऐसा। अपमान तो बहुत हुए लाइफ में, होते रहते भी हैं बट इसमें मैं दो पहलू नहीं दूंगी आपको वरना सब लोग बोलेंगे अरे क्या दो पहलू वाली निकी। इसमें मैं बोलूँगी यस, अपमान हुए हैं, ऐसे ऐसे अपमान हुए हैं कि नहीं भर सकती आज भी उनके ज़ख्म। अपनी खुशी के लिए मैंने उन चीज़ों को माफ़ करना सीखा, मजबूरी थी कि अगर मैं उन चीज़ों को माफ़ नहीं करती, भूलती नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। बट मैंने अपनी आंखों पे एक ऑप्टिमिज्म का चश्मा पहन लिया है। कोई अपमान कर दिया, ओके ठीक है, वो तुम्हारे कर्म, ये मेरे कर्म। अब चश्मा लगा लेती हूँ आंखों पे ना, ठीक है ना, बस दिल तो नहीं दिखा सकती टूटा हुआ, किसी को बुरा लगता है। हाँ। और बट आंखों पे ऐसा कर लेती हूँ, बट नहीं सोचती हूँ ज़्यादा उस चीज़ के बारे में। बट यस, बहुत हुआ है। कोई ऐसा मोमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हो आप? मुझे जब पहली बार प्यार हुआ था किसी से, टिश्यू ले लेती हूँ पहले, शायद हो सकता है मैं रो पड़ूँ। देखा, मेरा पहला पॉडकास्ट है और पहले प्यार की बात करते हैं ना। फिर मैं ना
90s का बच्चा हूँ। ये जितने मुझे लोग फॉलो करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, दे नो कि निकी इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ 90s किड। 90s की फिल्में देख के बड़ी हुई हूँ, संस्कार वही, जैसे बेटी जा रही मंदिर जा रही है, बेटी सबको खुश रखती है, मैं वैसी हूँ। मैंने गॉड से वादा किया था कि मैं जो मेरा पहला प्यार होगा ना, वो मैं मेरे नए जन्म में आने के बाद करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी। तो एट द एज ऑफ 24 जब मैं निकी बनी पूर्ण रूप से, तब मैंने पहली बार प्यार, उस फीलिंग को महसूस करा, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं कंप्लीट हूँ तब मैं। तो वो एक 1.5 दिन का प्यार था बस। अच्छा। बहुत लोगों, मैंने आज तक इस बारे में नहीं बात करी है, बस थोड़ा बहुत बताया लोगों को, बट आज मैं ज़रूर बताऊंगी, ताकि उस जो दर्द से मैं गुजरी हूँ, जो मुझे फॉलो करने वाले बच्चे हैं या हमारी ज़िंदगी जो जी रहे हैं, वो उस चीज़ को जब गुजरें तो उनको अपने आप को संभालना आना चाहिए। बिल्कुल। अगर आज मैं अपने दिल का दर्द निकाल के आपके सामने रख रही हूँ, सबके सामने, वो इसलिए नहीं कि लोग मुझे जाने, मुझे समझें, सब जानते हैं। मैं चाहती हूँ कोई भी देखे, चाहे लड़का हो, लड़की हो, या हमारी कम्युनिटी का कोई, तो उसको अपने वो टूटे टुकड़े समेटने आने चाहिए। मैं गोवा गई थी, और मेरे साथ हर ब्यूटीफुल चीज़ तभी होती है जब मैं किसी काम पे जाती हूँ। मतलब मैं जब पहली ट्रांसजेंडर मॉडल बनी, वो भी मुझे मौका मिला, मैं किसी शूट पे मेकअप करने गई थी, और उनको मैं अच्छी लगी, दे गेव मी, मेरे इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे। तो मैं गोवा गई थी कैलेंडर शूट का मेकअप करने, और हमने पहला दिन शूट करा। हम लोग सब क्लाइंट, वो भी मेरे भाई बने हुए थे, हम लोग सब पार्टी करने गए, और मैं पहली बार गोवा गई थी। मैंने समंदर कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। सोचो, एक 24 साल का बच्चा जिसके अभी सारे सपने पूरे हुए हैं, उसने लोगों की जजमेंट छोड़ के अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करी। मेरे लिए एवरीथिंग वाज, मेरे बैकग्राउंड में दिमाग में गाने बजते थे, ओ मेरे सपनों के सौदागर, मुझे ऐसी जगह ले जा। तो वहाँ आई मेट दिस गाय, एंड वो देखती होता ना, एक यस, लव एट फर्स्ट साइट, और दोनों तरफ से था। और मैं बहुत लिटरली बहुत शर्मीली हूँ, किसी ने मुझे देखा तो मैं चुपचाप आंखें नीचे कर लेती हूँ, हाय शाम, भगवान देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, ऐसे। तो उसको देखा, एंड यस, आई ऑल्सो लाइक्ड हिम। और फिर उसने इनिशिएटिव लिया बात करने का, और ही प्रपोज्ड मी नेक्स्ट डे। मतलब बेस्ट प्रपोज ऑफ माई लाइफ। किसी लड़के ने मेरे लिए भरी बारिश में गाड़ी खोलकर, घुटने के बल बैठकर उसने मुझे प्रपोज किया। अब खुद सोचो, उस बच्चे के लिए जिसने सारी उम्र नफरत देखी है, दिल टूटा देखा है, गंदे गंदे वर्ड सुने हैं, उस बच्चे के लिए तो कितना होगा, वाओ। और वो फिर मेरी नज़र मेरी खुद को ही लग गई। एंड अगले दिन अचानक से he said चलो घूम कर आते हैं, एंड he tried to get physical with me। अब मैं 90s का बच्ची हूँ, मैं ऐसी थोड़ी है, इट्स नॉट कि हम मिले हैं तो तो मैंने आई सेड कम्प्लीटली नो, बिकॉज इट्स नॉट कि मैं आई एम अ सेंट, मैं सेंट नहीं हूँ, ठीक है। और बट मेरी भी चॉइस होनी चाहिए ना। बिल्कुल। आई एम नॉट सम, अगर इंग्लिश में एक वर्ड होता है होर, मैं होर नहीं हूँ। इफ़ यू वांट अ क्वीन, उसको अर्न करो। इफ़ यू वांट अ होर, यस, इफ़ यू वांट अ होर, गो बाय वन। तो अचानक से उसका मूड ख़राब हो गया, ही स्टार्टेड इंसल्टिंग मी। मुझे ये लगा शायद कि मैंने सेक्स करने से मना करा, तो इसलिए शायद वो मुझे वो बोल रहा है। एंड मैं उसके होटल से निकल गई हूँ, और मुझे पता नहीं, मैं गोवा में पहली बार गई हूँ, मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है, मैं कौन से होटल में रुकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं कैसे कैसे करके कैब करके पहुँची हूँ। और दैट टाइम आई रियलाइज कि किसी ने, उसने ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, उसने दिल्ली में किसी लड़की को फ़ोन किया, बोला कि यार एक निकी चावला है दिल्ली की मेकअप आर्टिस्ट, आई रियली लाइक हर, मुझे बहुत प्यारी लगी वो अपमान क्या था, उस लड़की ने आगे से हंस के क्या बोला, जो बाद में उसने मुझे बताया, लड़की, अरे वो तो लड़का है, ये ऐसा करके। तो वो पहला हार्ट ब्रेक जब उसने मुझे बताया, तो आई सेड यार हाँ मैं थी, वो मेरा पास था। मुझे दिन में 36 लड़के मिलते हैं, बातचीत करते, तो क्या मैं अपने माथे पे लिखवा लूँ? अब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता था इससे डील कैसे करना है। नहीं पता था कि 1.5 दिन तुम्हारे लिए मैं दुनिया की सबसे बेस्ट गर्ल, तुम्हारी अपनी माँ से मिलाना चाहते हो तुम। मुझे पता था कि ही रियली फेल्ट समथिंग फॉर मी, वरना वो इतनी डीप बातें अपनी नहीं बताता ज़िंदगी की। तो फिर मुझे उस लड़की पे गुस्सा आया, यार क्या मैं इतनी बुरी हूँ
कि मैं एक परफेक्ट पैकेज हूँ आपके लिए, माँ से मिलाने के काबिल हूँ। जैसे मेरा पास्ट बीच में आया, सब कुछ खत्म हो सब कुछ खत्म। आप मानेंगे नहीं, मैं उसी दिन सुबह में मेरे को मेकअप करना था, दूसरा दिन था। आप खुद सोचो, यहाँ से आंसू निकल रहे हैं, मैं कैसे उनका मेकअप कर रही हूँ, सबका सब पूछे दीदी क्या हुआ क्या हुआ। आंखों में आंसू होंगे। और हाँ, और हमने डिसाइड करा था कि हम एक टैटू बनवाएंगे मेरी लेग के पीछे, और वो मेरा हाथ पकड़ेगा। आप मानेंगे नहीं, वही गुस्सा मैंने निकाला, मैंने टैटू आर्टिस्ट को होटल बुलाया, मैंने टैटू पूरी लेग पे, पाँव से लेकर कमर तक का इतना बड़ा टैटू बनवाया, दर्द बर्दाश्त करा, और वो फिर दिल्ली वापस आई इस चीज़ को लेकर कि यार मैं पंचिंग बैग नहीं हूँ, कि आप मुझसे प्यार के दावे करते हैं। ये मैं उन सबको बोलना चाहूँगी, प्यार ठीक है, हम इंसान हैं, लोगों को हमसे प्यार हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है, बट डोंट बी अ फूल। पहचानना सीखिए कि क्या ये सिर्फ इन्फैक्चुएशन है, और अगर कोई प्यार कर भी रहा है, अगर आपका दिल टूट गया है तो वो टुकड़ों को जोड़ना सीखिए। मैं थोड़ा बह गई रोने, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो तब मैंने डिसाइड करा कि मैं अब कुछ ऐसा करूँगी हाँ, कि लोग मेरे बारे में सब जान जाएं। 1 साल में मेरे 3 हार्ट ब्रेक हुए पूनम, मैं भी इंसान हूँ यार। गॉड, बैक टू बैक 3 हार्ट ब्रेक। बस रीज़न यही, यार शिट तुम्हारे पास के बारे में मम्मी पापा को पता चलेगा तो हम साथ में नहीं रह सकते, ये वो। सैड, वेरी सैड। आई टेल यू निकी, मैं एक आप ही जैसे बता रहे हो अपनी कहानी, मुझे भी सुनाती है मेरी एक बहुत ही क्लोज है, जो एक ट्रांस वुमेन है, या वो इस इन प्रोसेस है अभी। तो वो भी कभी कभी अपने जो ये प्यार को लेकर जो इश्यूज हैं उनको लेकर जब बात करती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शी इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड। कभी खुश होती है, कभी दुखी होती है। हाँ, ऐसे लगता है कि दूसरा बंदा उसे इमोशनली कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा है। आई फील पिटी फॉर हर। मुझे लगता है कि मैं उसको कई बार बोलती हूँ, इन बातों से बाहर निकल जा, यू आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, बट यहाँ पर कहीं वो मात खाती है। वो आप उसका साथ मत छोड़ना, उसे सलाह देना कभी भी नहीं। हाँ, क्योंकि इस प्रोसेस से वो जल्दी निकल जाएगी, ट्रस्ट मी। ये लाइफ है, ये बहुत जल्दी हम इन चीज़ों से निकल जाते हैं। और तो जैसे मैंने बता रही, निकल जाते, मैं निकली, मैंने गॉड को बोला कि मुझे कुछ, और मैनिफेस्टेशन करा, और गॉड ने मेरा पहला टीवी शो मुझे दिया, इमोशनल अत्याचार। और उस शो के ज़रिए हमने पूरी दुनिया को बताया मेरे बारे में कि आई एम अ ट्रांस वुमन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। वंडरफुल। मैं लड़का थी, वो मेरा पास था। आफ्टर 2009 आई एम अ वुमन, मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स वुमेन के हैं, एंड नोबडी कैन स्नैच दैट फ्रॉम मी। वंडरफुल, वेरी गुड, थैंक यू। पर लोग क्या गलत फहमी आपको लगता है सबसे ज़्यादा पालते हैं ट्रांस वुमेन या ट्रांसजेंडर को लेकर? गलत फहमी लोग कम पालते हैं, इसमें हमारा ही सबसे बड़ा कसूर है। हमारी इंडस्ट्री का कसूर है, मीडिया हाउसेस का कसूर है। बिकॉज जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन में थी, तब मैं देखती थी मूवीज़ के अंदर कॉमेडी कैरेक्टर्स की तरह दिखाया जा रहा है ट्रांस कैरेक्टर, वो लड़का लड़की बन के मजाक उड़वा रहे हैं। ये सलमान खान की मूवी थी, उसमें बॉबी डार्लिंग को बड़ा कॉमेडी वे में, राइट फाइन। देन कॉमेडी विद कपल्स में आप ठीक है, आप आर्टिस्ट बनिए, लड़के है लड़की के कपड़े पहनिए, बट उस वे में आप कम्युनिटी को थोड़ा सा हास्यपद बना रहे हैं। बिल्कुल, फाइन। हाँ, प्लस हाँ। हमारे अपने ही लोग खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इस तरह का काम एक्सेप्ट कर रहे। प्लस आप खुद आजकल देखिए रील्स का ट्रेंड है, लोग रील्स में, आप मानेंगे इस चीज़ के लिए बहुत लोग मुझे हाई तौबा देंगे, स्पेशली मेरी कम्युनिटी के, बट मैं सत्य बोलती हूँ। आप सब लोग आजकल देखते होंगे, अगर 2 ट्रांसजेंडर्स का, 2 गेस का झगड़ा हो रहा है, फट से रील बना के, अरे जो भी, जैसे मैं फ़नी लगूंगी वैसे बोलती, ए बेटा ये वो, ऐसा करते हुए एक दूसरे को आप डिफेम कर रहे हो लोगों के सामने। फाइन। आप सड़क पे अगर खड़े हैं, आपने लोगों को इतनी छूट दे दी है। आज ही मैं सुबह एक रील देख रही थी कि एक ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट दिल्ली की किसी रोड पे खड़ी थी, ठीक है, उसकी भी मजबूरी होगी तभी वो खड़ी है, फाइन, अपनी शौक मर्जी से कोई नहीं आता। अब आदमी उसकी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, उसको पता भी नहीं कि उसकी वीडियो बन रही है ना, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, मैं अगर हिम्मत कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट। 24 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा नौकरी करके, चाहे 5,000 तनख्वाह थी, आप क्यों नहीं कर सकते?
आप हिम्मत तो करो। आजकल तो जब से मैं खुद बोलती हूँ कि मैं और उस टाइम के बाकी जितने थे ओपनली इन द मीडिया, हम लोगों ने आपके लिए रेड कारपेट बिछाया है। आज इंडस्ट्री में मूवीज बन रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, ट्रांस एक्टर्स को काम मिल रहा है एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं आई फील प्राउड कि निकी चावला तूने रेड कारपेट बिछाया है। आजकल की जितनी लड़कियां आ रही हैं ट्रांस गर्ल्स, उनको प्राउडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बाकी हमारे जितने बड़े गौरी दी हैं, लक्ष्मी दी हैं, सब लोग जितने हमारे बड़े जिन्होंने तब से काम कर रहे हैं, जितनी फाउंडेशंस हैं, नाज फाउंडेशन, हमसफर, मित्र, तो ये सब लोग मिलके जो सबके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने आपके लिए रास्ता आसान किया है। उस रास्ते का मिसयूज करके, मजाक उड़ा के उसे बंद मत कीजिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये हमारी गलती होती है। फिर जब लोग ये चीज़ें देख के हमें जज करते तो हमें बुरा लगता है कि कोई हमें नहीं समझता। फिर हम ड्रामा क्वीन बन जाते हैं, रुदाली बन जाते हैं, अरे हमें कोई समझ नहीं रहा। तुम खुद अपने आप को नहीं समझ रहे हो तो लोग तुम्हें कहाँ से समझेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। फिर लोग तो क्या है, फैमिली बाय फैमिली, ठीक है। अभी जिस तरीके से आपसे आज मैंने बात करी, मैंने समझा कि आप हमें कितना अच्छा समझती हैं। सेम अगर कल को आपके घर में कोई बच्चा है, वो हम में से किसी लोग को देखता है, तो आप जब वो आपको देखेगा कि आप किस तरीके से हमसे ट्रीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, उसी तरह से बिल्कुल यू आर एजुकेटिंग, ग्रूमिंग दैट पर्सन्स माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी फैमिलीज में क्या होता है ना, अगर कोई टीवी पे ऐड भी आ रही होगी, अरे हटा रे छक्के की वीडियो है, अरे हटा रे क्या लगा दिया तुमने, हाय हाय ये क्या लगा दिया। गली में कोई दिख जाता है तो उसका मजाक उड़ा रहे, अरे देखना क्या जा रहा हो, ऐसी बातें। हाँ, तो जब आप अपने घरों में ऐसी बातें करते हैं तो आप अपनी जनरेशन को गलत सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को साफ करना पड़ेगा और तभी हर चीज़ ठीक होगा। बहुत खूब, बहुत सही बात है। तो जैसे आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, राइट, तो कभी ऐसा भी हुआ निकी की ट्रांसजेंडर होने की वजह से कोई बड़ा काम आपके हाथ से निकला हो? नहीं, उल्टा मैं इस चीज़ में उल्टी हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बहुत सारा काम मिल रहा है ट्रांस होने के लिए, बट मैं नहीं चाहती कि मुझे ट्रांस वुमेन के होने पे ही मुझे काम मिले। आप मुझे बाकी नॉर्मल, आई एम अ वुमेन नाउ, आप मुझे मेरा टैलेंट, मेरी एक्टिंग, मेरा जज्बा देख के मुझे काम दीजिए। मेरे पास बहुत 2021, 22, 23 बहुत काम की लाइन लगी हुई थी। अच्छा। बट कुछ में मैं रिजेक्ट हुई। देखिए, मुझे शर्मिंदगी नहीं बोलने में, हाँ मैं रिजेक्ट हुई हूँ। कुछ को मैंने मना करा बिकॉज मुझे वो रोल्स नहीं करने। आप एक मूवी का नाम बताऊंगी, कलाकंदी, सैफ अली खान की मूवी आई थी। उसमें मुझे बुलाया गया था मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में और बहुत अच्छा ऑडिशन। मुकेश छाबड़ा, हाँ, उनके ऑफिस में मुझे बुलाया गया, बहुत अच्छा हुआ एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने एटलीस्ट मुझे कंसिडर किया। और बट मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था जो मैंने उनसे पूछा कि ये जो रोल है वो एक फीमेल प्रोस्टिट्यूट का है या ट्रांस प्रोस्टिट्यूट, बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ट्रू। मी बीइंग अ ट्रांस वुमेन, एज अ प्रोस्टिट्यूट, एज अ वुमेन, मैं सड़क पे खड़े को रोल कर सकती हूँ, बट अगर ये रोल मुझे ये उम्मीद करे अरे मियाँ ये वाला, वो मैं नहीं ज़िंदगी में करूँगी। फिर मेरे फैंस, मेरे माँ बाप मुझे देख के बोलेंगे भाई अगर यही सब करना था तो फिर तुम ये क्यों बनी हो। तो मैं बाकी लोगों को जज नहीं करती जो वो रोल्स करते हैं, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, एक्टिंग लगती है। हाँ। बट मेरी प्रायोरिटीज ऑलरेडी सेट हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है। जैसे एज आई सेड की लेगेसी, तो मैं चाहती हूँ जब मेरे बच्चे या बाकी सब लोग मेरी लेगेसी देखें ना तो दे फील प्राउड। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जब निकी आपने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपनी पहचान, असली पहचान के साथ जीना है, तो क्या किसी बात को लेकर डर लगा था तब? एक प्यारी सी फ्लाइंग किस दे दूं आपको? ये क्यों दिया? बिकॉज थैंक यू फॉर वंडरफुल क्वेश्चन अगेन। एंड इसमें मैं दो पहलू दूंगी आपको, दो आंसर दूंगी जी। एक आंसर दूंगी छोटी निकी की तरफ से, जो निकी 20, 25, 26 साल की थी। उससे अगर ये आप सवाल पूछोगे तो उसके लिए तो ये था कि यार भाड़ में गई दिक्कत, मुझे मैं बनने का तो मौका मिल रहा है ना।
मैं उस घुटन से तो परे हूँ। आई स्टिल रिमेंबर मेरे कपड़े, एक बार मेरे पापा मेरे भैया ने मेरे कपड़े तक छत पे जाके जला दिए थे, मेरे डांसिंग के थोड़े कपड़े थे ये वो। मैं कितना रोई सुबह उठ के, अपने सब यादें जली हुई देखी, गुड़िया जली हुई देखी अपनी। उनको लग रहा था शायद हम ये करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है चलो, वो उनका प्यार था, जितना उनको नॉलेज थी। तो अगर वो निक्की मुझसे उस टाइम पूछोगे ना, तो मैं चाहती थी हाँ अच्छा है यार, मुझे ऐसे रहने का मौका मिला, एटलीस्ट आई कैन बी फ्री। मुझे मेरा बीपी लो हो जाता था, आपको पता है, घर में दब के रहने से मैं चक्कर खा के गिर जाती थी, और घर वालों को लगता था मुझे एपिलेप्सी हो रहा है। एपिलेप्सी नहीं था, मेरे को बीपी इतना लो हो जाता था, सोचते सोचते हाय क्या करना है, मैं बेहोश होकर मैं कैसे जीऊँ। और वो जब मुझे करने का मौका मिला, आई फील भाड़ में जान दे भाई, लोग क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट मुझे मैं बनने का मौका तो मिल रहा है ना। बट ये हाँ, तो ये सोचता है, बट ये कभी नहीं सोचा कि यार कैसे जिएंगे, बिकॉज मैं हर दिन को नए दिन की तरह लेती हूँ। आज भी मैं कभी फ्यूचर का नहीं सोचती हूँ कि कल क्या होगा, कौन क्या सोचेगा, आने वाला कल कैसा होगा, नहीं। मुझे पता है आज अगर मेरे मालिक ने, मेरे पति देव ने मुझे सांसें दी हैं, तो मुझे नहीं पता शायद मैं अगला सांस भी ले पाऊँ। यू नेवर नो, शायद हो सकता है, मैं नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, हो सकता है कि अगला सांस लेते मैं यहाँ पे भी आई कैन, वो तो जिंदगी का तो नहीं पता तो कि आप कब तक हो। तो मैं हर दिन को एक उसकी तरह ब्लेसिंग की तरह लेती हूँ। जब सुबह उठती हूँ तो अपने हाथों की हथेलियों को देखकर उनका मंत्र जपती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ कि एक नई सुबह के लिए शुक्रिया, और कुछ अच्छा करके जाऊँगी, बस दैट्स इट। ये तो मेरी भी सुबह उठकर ना एक भगवान को उठते ही सबसे पहले कि ये भगवान हमें ये मौका दे रहा है कि हम उठ रहे हैं, एक नई सुबह देख रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, वी आर परफेक्ट, हम एक नया दिन जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ग्रेटफुल हमें होना ही चाहिए गॉड का। दैट्स सो ट्रू। तो यहाँ पर मैं आपकी फिर से सर्जरी की बात करती हूँ निक्की, क्या इजी होती है ये सर्जरी या बहुत पेनफुल होती है, क्या होता है एक्चुअली? बहुत सारे मीडिया चैनल्स के मैं इंटरव्यूज़ देखती हूँ, बहुत सारे ट्रांस वुमेन के इंटरव्यूज़ देखती हूँ, हाई तौबा मचा के रखी हुई कि जी बहुत पेनफुल सर्जरी होती है, बहुत लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। अजी कद्दू, सॉरी गाइस, ये मेरा ना तकिया कलाम आजकल बना हुआ, अजी कद्दू, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए सर्जरी कोई पेनफुल नहीं होती, मैं आपके सामने 16 साल पहले कराकर बैठी हुई हूँ, ठीक है। आप एनेस्थीसिया में होते हैं, फुल रीढ़ की हड्डी पे एनेस्थीसिया मिलता है, और सर्जरी के बाद हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तो सेंसेशन आने में, जिस जगह पे कट लग रहे हैं तो वो सुन पड़ जाती हैं आपकी लेग्स और समथिंग, ठीक है। तो आपको वहाँ सेंसेशन आने में भी टाइम लगता है, हाँ, बट आपको अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। जो डॉक्टर आपको डायलेशन देते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ों का ध्यान बहुत देना पड़ता है। ये सब बेकार की बात है कि बहुत पेनफुल सर्जरी है, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, नहीं, ये सब हाइप मचा रखा है। बिकॉज बहुत सारे पॉडकास्ट में देखती हूँ, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन हमारी कम्युनिटी के लोग ही स्प्रेड करते हैं। तो ट्रांस होने के अलग मिस इन्फॉर्मेशन, ट्रांस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा रियल चीज़ों में आइए। एंड दैट इज़ वाई मैंने आज तक, मैं स्टिल अगेन आई एम नॉट बटरिंग यू, मैंने डिसाइड करा था मैं किसी पॉडकास्ट में आज के बाद नहीं जाऊंगी, बिकॉज मैंने इतने पॉडकास्ट देखे हैं, पॉडकास्ट वाले लोग ही कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने पंजाब के देखे हैं कुछ लोगों के पॉडकास्ट, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये जो जी बच्चे ऐसे बन जाते हैं, ये हो जाता है। तो बट व्हेन आई सॉ योर चैनल, आपका देखा मैंने, एंड आई सेड नहीं, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ मैं अपनी दिल की बातें रख सकती हूँ और आप सब लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी ऑल्सो, आई मस्ट से। प्लेजर। या सो रिकवरी होने में टाइम लगता होगा कुछ? यस, रिकवरी होने में आपको कम से कम 1 महीना लगता है। अच्छा। और उसी दौरान आपको अपना डायलेशन जो होता है वो करना, फिर आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है, बिकॉज सी इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग, इट्स अ मैन मेड प्रोसीजर। तो उसको आपको हाइजीन का, फिर उस हर चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है, अपनी डाइट का ध्यान देना होता है, जो मैंने अपना 1-1.5 महीना तो मैंने बहुत ध्यान रखा। एंड ट्रस्ट मी, मैं तो इतना मेरे सर पे जिम्मेदारियां थी कि सर्जरी का मेरा टाइम भी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर, ये स्ट्रगल मैं दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ डरो मत वाइट कॉलर काम करने में। मेरे कैथेटर लगा होता है, जिन लोगों को नहीं पता कि यूरिन के लिए एक बैग, पाइप और बैग लगा दी जाती है। आप मानेंगे नहीं, घर के लिए ब्रेड बटर तो अर्न करना है ना।
मैं मेरे लास्ट के 5 दिन दिल्ली में हर 2 साल बाद ऑटो एक्सपो होता है, ठीक है जी। तो वहाँ मैं मेकअप करने जाती थी, तो मैं लास्ट के 5 दिन वहाँ मेकअप करने गई हूँ, सलवार सूट पहनकर, कैथेटर यहाँ मेरी टांग में लगाकर मैं खड़े होकर मेकअप कर रही हूँ। और जैसे थोड़ा थकती तो मॉडल्स इतनी अच्छी थी ना, ट्रस्ट मी, मैं उन मॉडल्स को बहुत प्यार करती हूँ कि दीदी दर्द हो रहा है, दीदी 2 मिनट बैठ जाओ आप। सो स्वीट। ठीक है, फिर कैसे मुझे यूरिन बैग को खाली करना है, मैं वॉशरूम ढूंढ रही हूँ कैसे जाना है, तो वो पीरियड बड़ा डिफिकल्ट था, बट ठीक है वही पीरियड ने आज मुझे मैं बनाया, आज जो मैं प्राउडली सबको इंस्पायर कर रही हूँ ना, तो वो उन्हीं स्ट्रगल चैलेंजेस ने बनाया है। वरना मैं भी घर पे बैठ सकती थी, यार कोई नहीं मम्मी है ध्यान रख लेगी, कोई बॉयफ्रेंड बना लो, ये वो नहीं, अपने दम पे हर चीज़ करनी है। बहुत खूब। तो निक्की ने जब पहली बार अपने आप को आईने में देखा अपनी नई पहचान के साथ, असली पहचान के साथ, कैसा लगा था? ये मेरी पहचान ना मुझे 2 रूप में दिखने को मिली। पहली बार तो मैं जो मानूंगी लाइक बिफोर सर्जरी, वो तो चलो हम नीचे का पार्ट देख लेते हैं। मैंने उससे पहले अपना पार्ट देखा, अपने आप को जब देखा आईने में, जब मेरा हार्मोन ट्रीटमेंट पूरा हो गया, जब मेरे अंदर फुल फेमिनिटी आ गई, मेरे बाल एंड आई लुक्ड, आई फक मैन यू आर सो सेक्सी निकी। तो वो मेरे लिए वो था कि जो मैं मेरा प्रतिबिंब देख रही हूँ आईने में, मैं उसको पसंद कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। दैट टाइम आई सेड अगर मैं लौंडा होती ना निकी तो मैं शादी कर लेती तेरे से। so sweet। और सेकंड जब मेरी सर्जरी हुई और मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, गॉड ब्लेस हिम, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं ना डॉक्टर, बट मुझे बहुत बेटी की तरह प्यार करते हैं। तो जब हमारी पहली बार बैंडेजेस खोले, स्टिचेस खोले, तब उन्होंने मुझे मिरर पकड़ के दिखाया, इसे देख ले अब हो गया ना, खुश है ना अब तू, हो गया ना तेरा कंप्लीट। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, सबके सामने क्या दिखा रहे हो। तो बट यस वो चीज़ ने मुझे कंप्लीट किया, बट सिर्फ उसी चीज़ ने ही कंप्लीट नहीं किया, उसमें 2 डायलॉग हो जाते हैं, मतलब दैट डज नॉट मेक मी फुली कंप्लीट, बट वो मुझे उसने कॉन्फिडेंस दिया। हाँ, तो कॉन्फिडेंस तब और जागृत हुआ जब मैंने को लगा नाउ आई एम कंप्लीट। फिर अब मैं कॉन्फिडेंटली हर जगह घूम सकती हूँ, जा सकती हूँ, आई फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बात। मतलब एक वो जो आपको अंदर से भी फीलिंग आनी चाहिए, सिर्फ बाहर की लुक नहीं, अंदर से भी आपको फेमिनिन फीलिंग आई जब तब आपने फील किया कि नाउ यू आर मच वेरी मच कॉन्फिडेंट। यस, ग्रेट ग्रेट। आपको लगता है कि ट्रांस वुमेन होने की वजह से कहीं ना कहीं सच्चा प्यार मिलना मुश्किल होता है? यस, सच्चा प्यार तो देखो सॉरी डोंट माइंड, बहुत सारी औरतों और मर्दों को भी नहीं मिलता आजकल। वो भी सच्चे प्यार के लिए बम्बल बाकी सब डेटिंग एप्स पे घूम रहे हैं, शादी.com पे घूम रहे हैं, बट उनको भी नहीं मिलता। हाँ, बट आजकल तो जो हाल चल रहा है बहुत ही बुरा हाल है। मतलब शादी के बाद भी लोग धक्का मार रहे हैं पहाड़ियों से, अपने बच्चों, मर्डर हो रहे हैं, कोई ड्रम में पाया जा रहा है, कोई कहाँ, कोई अपने फियांसी को गिरा रहा है, कोई अपने हस्बैंड को हनीमून के बाद, मतलब इट्स सो स्कैरी। बट सारी बेटियां एक सी नहीं होती हैं निक्की, बट कुछ बेटियों ने ना पूरे सोसाइटी को एक तरह से, सारी बेटी समाज को ही ना कहीं एक तरह से कलंकित कर दिया है। मस्त इसमें ना मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, ये मर्द जात को ना, सॉरी मर्द जात मैं आपके अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, बट ये उनको एक टाइप का कर्मा मिल रहा है। पहले आदमी जात ने हर टाइप का औरत पे बहुत जुल्म करा है। मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ जो लड़कियों ने कर रही हैं, तो ये मैं कर्मा का साइकिल एक देखती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन कर्मा अलॉट। पहले कितना होता था, मर्द शादी के बाद अफेयर कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, किसी की बहू को जला के मारा जा रहा है, ये वो। पहले आदमी तो अभी भी बहुत हो रहा है, पहले बहुत होता था, अब औरतें थोड़ी भी हो रहा है, अब औरतें डेयरिंग हो गई हैं। अभी क्यों, अभी त्रिशा का केस भी हुआ, त्रिशा का, हाँ, ये जो केस हुआ है, एक निकी थी नोएडा साइड, हाँ नोएडा में हुआ, उसका हुआ। मेरे को जो लगता है ना कि अब धीरे धीरे ना ये रोल शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि दोनों ही गलत है, दोनों ही कंप्लीटली गलत है। भाई प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कोई पार्टनर नहीं पसंद आ रहा, टॉक टू योर पेरेंट्स रादर देन किसी की जिंदगी खत्म मत करो, खिलते परिवार को उजाड़ना। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात है। तो प्यार की जो से आपने सवाल पूछा था कि हाँ प्यार मिलता है, बट वो प्यार बहुत चैलेंजेस के साथ आता है। लड़के प्यार करते हैं हमसे, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे जो तीनों बॉयफ्रेंड थे वो बहुत प्यार करते थे। पाँव पीछे किस लिए खींचा
कि यार घर वालों को पता चलेगा, नहीं हो पाएगा, बस वो तीसरा क्या सोचेगा होचेगा उसी पे रह जाता है। फिर प्लस कुछ लोग जानबूझ के उस चीज़ का शोषण करते हैं कि भाई चलो इसके पास तो पैसा होगा, ये होगा, और चलो हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। और हमारी कम्युनिटी के लोगों की भी गलती है, उनको प्यार चाहिए तो वो उनको लगता है कि शायद हम पैसा देंगे, इसको बाइक दिला देंगे, ये हमारा प्यार हो जाएगा। नहीं होता है प्यार। जो प्यार आप लोगों में ढूंढ रहे हो ना, आज मैं प्राउडली बता रही हूँ, जिस दिन मेरा वो हार्ट ब्रेक हुआ था 2010 में, 2013-14 में फिर एक बार दोबारा प्यार हुआ था मुझे, फिर दोबारा वही ठोकर मिली। तब से लेकर आज तक आई एम सिंगल, मैं ब्रह्मचार्य पालन कर रही हूँ। तो मैंने कहा यार जो कड़ी मुझे हर्ट करती, मेरा दिल दुखाती है, मैं उसी को बंद कर रही हूँ। जो प्यार मैं किसी और में ढूंढती हूँ कि जो मुझे प्यार करे, वो प्यार मैं तब से 2014 से खुद को दे रही हूँ। आई एम द लव नाउ, जो मैं किसी और में ढूंढती थी। आई एम द मैन नाउ फॉर माई सेल्फ, जो मैं अपने लिए ढूंढती थी मिस्टर राइट, तो मैं अपने लिए मिस राइट खुद बनी हूँ। बहुत खूबसूरत। लव योर सेल्फ फर्स्ट। Yes. सबसे पहले खुद से प्यार कर लो। मैं वैसे भी मानती हूँ निकी कि जब आप खुद से प्यार करते हो तो आपके अंदर प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ता और है। जब आपके अंदर प्यार भरा होगा ना, तभी आप बाहर दूसरों को दे सकते हो वो प्यार, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। आप खुद तो खोखले होते जा रहे हो, खुद को प्यार दे नहीं रहे हो, तो आप दूसरों को भी प्यार नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। दैट इज सो ट्रू। आज मैं दिल से कंटेंट हूँ, भरी हुई हूँ प्यार से। एंड आप मानेंगे नहीं, मैं 40 की हूँ राइट नाउ। मैं अपने बड़े, मुझसे उम्र के बड़े लोगों को भी प्यार से बच्चे और बेटा ठीक है कि सब बात करती। क्यों? आई हैव दैट लव। बिल्कुल, तो मैं दे रही हूँ लोगों को। वो आपके चेहरे पे नजर आता है। तो वो प्यार, अगर आज मैं वो प्यार आपको दे रही हूँ, तो ये प्यार कल को मेरे पास घूम के 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम होकर वापस आएगा। और यहाँ मैं स्वार्थी हो रही हूँ। आई नीड लव। प्यार तो सबको चाहिए। एवरीबडी नीड्स लव। बिल्कुल। तो निकी, यहाँ पर ना मुझे एक बात और याद आ गई। अभी पीछे एक केस मैंने सुना था। हाँ। तो उसमें क्या हुआ था कि देयर वाज अ गे जिसका बॉयफ्रेंड था, उसने कहा अपनी सर्जरी करा ले तो मेरी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी। Okay. 2 केसेस थे। एक ये था और एक और केस है कि मुझे इतने पैसे दे दे, मैं अपना सेटअप पूरा अपना बिजनेस सेट कर लूँ, फिर हम शादी कर लेंगे। दोनों ने धोखे दिए। Oh God. तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? एक तीसरा केस और आपको मैं बताती हूँ। हाँ जी। जो सबसे गंदा था, हरियाणा का केस है ये। गांव के लड़कों ने, एक लड़का था जिसको पंप किया कि अरे वाह तू तो लड़की है, तो एक काम कर, तो अपने घर वालों को क्यों नहीं बोलता, तेरे पास तू तो इकलौता बेटा है, सर्जरी करवा ले और मैं तेरे से शादी कर लूँगा। और उसके घर वालों ने जब अपोज किया तो उस बच्चे ने एक ही रात में अपने पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया, जस्ट बिकॉज उसे लड़की बनना था और उस लड़के के साथ रहना था। माँ बाप, 2 बहनें, बच्चे, सबको मार दिया। और वो बच्चा था कुछ मात्र 19 साल का। सैड, रियली सैड। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सोशल मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, बट सोशल मीडिया इज़ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स दोनों। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एज ए सेड इन माई, मैंने पहले बोला कि लोगों को लगता है कि हम ये कर लेंगे ना तो लाइफ सब सॉर्टेड हो जाती है। नहीं होती। ठीक है, इमोशंस में आकर किसी ने आपको बोल दिया ये बन जाओ, हम ये कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं होता है। ये आपको कड़वी गोली खानी पड़ेगी। क्या होता है ना, देखिए बाकी सब आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, इसमें मैं माँ बाप की थोड़ी गलती बोलूँगी। माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दे देते हैं, समाज में थोड़े संस्कार सिखाते हैं कि अच्छे बच्चे बन के रहो। वो हमें ये चीज़ नहीं सिखा पाते हैं कि बेटा जब दुनिया में जाओगे, दुनिया के लोगों से कैसे डील करना है। प्रैक्टिकलिटी नहीं सिखा पाते। वो हमें संस्कारों के बस सिखाते बेटा जी नमस्ते करते हैं, पाँव छूते हैं। आप हमें 2 चीज़ें सिखाइए। मैं सब इंडियन पेरेंट्स से गुजारिश करूँगी, एक तो अपने बच्चों को आपका जो भी धर्म है, ठीक है, उसके रिलेटेड, जैसे हमारा अगर हिंदू है, मैं चाहूँगी कल को मेरे बच्चे, मैं उनको बचपन से मंत्रोच्चारण, पाठ, पूजा, हर चीज़ सिखाऊं ताकि बहुत ज़रूरी है, कनेक्टेड हो, ग्राउंडेड रहें। हमारे हर मंत्र का अलग अर्थ होता है। सिर्फ बच्चों को 2-3 मंत्र पता होता है, गायत्री मंत्र पता है, महामृत्युंजय पता है, बाकी सब पता होना चाहिए, जिससे वो चैंट करें तो दे फील ग्राउंडेड। उनको वो चीज़ शिक्षा दीजिए कि लोगों के साथ डील कैसे करना है, एग्जाम्पल दे के सिखाइए। कि कहीं आप किसी डिफ़िकल्ट इंसान से डील कर रहे हैं तो बच्चों को बताइए, देखा ये जो भी मैंने करा तो तुम्हें भी लाइफ में कभी ऐसा हो, तो उनको ये चीज़ें सिखाएं। बच्चों को महंगे फ़ोन्स, टॉयज़, स्कूल्स की जगह आप उनको ट्रिप्स पे लेके जाइए, बच्चों को एक्सप्लोर कराइए, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा तब, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। आपके साथ जितना कनेक्टेड रहेगा ना बच्चा,
उतना सिक्योर है वो। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं अगर मेरा बच्चा होता, मैंने सोचा था बीच में बेबी अडॉप्ट करने का, बट देन आई ड्रॉप द आइडिया। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं मेरे बच्चों को सिर्फ बेसिक एजुकेशन स्कूल में दिलवाती, ABCD, काउंटिंग, ये बेसिक, उसके बाद मैं स्कूल बंद करवा देती उनके। मैं फिर उनको रियल लाइफ के लेसन्स दिलवाती, कि उनको घुमाने लेके जाती, उनको चैलेंज देती कि भाई इतने में ही गुजारा करना है, इतने पैसे में हम कहीं जा रहे हैं, नो लग्जरीज, नो फोन्स, रियल लाइफ के लेसन सीख के एक्सपीरियंस बनो, एंड ताकि मेरा बच्चा जब 20 साल की उम्र तक पहुँचे तो उसे कोई बीट ना कर सके। बिल्कुल, उसे ज़िंदगी के बहुत से जो थपेड़े लग सकते हैं कभी भी, हाँ, उन्हें झेलने की क्षमता आ जाए उसके अंदर। वाह। तो ये जितने भी केसेस आपने बताए बहुत ही सैड हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और मतलब कैरिड अवे हो जाते हैं। वो जो प्यार उसको समझे, प्यार का मतलब नहीं समझते। पता, तो जो उनकी दो बातें सुन लेता है, दो बातें सुन लेता है, उनको लगता है अरे हाँ ये तो मेरी बातें सुन रहा है और शायद यही मेरा वेल विशर है, तो उनको नहीं पता कि वो वेल विशर नहीं है, वो आपको सिर्फ यूज कर रहा है, यूज करके फेंक देगा। आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। तो ये बच्चों को, ये लेसन है बच्चों के, बहुत ज़रूरी है। और माँ बाप को यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा डिफरेंट है ना, प्लीज़ उसे प्यार दीजिए, थोड़ा उसे समझिए, ताकि क्योंकि आजकल के बच्चे ना बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, प्लस वो उनके अंदर वो बर्दाश्त करने की पावर नहीं है जो हमारे अंदर थी। ठीक है, आजकल अगर आपने कुछ एक बार भी कुछ गलत बोल दिया ना, जैसे बहुत केसेस आते हैं, स्कूल में किसी टीचर ने डांट दिया तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं हमारे बच्चे को, डांटा कैसे, मारा कैसे। भाई हम लोग डंडे खाते थे टीचर से, तब हम सुधरे हुए। तो वो फिर उनको ये होता है कि बच्चे को कुछ बोल दिया तो फिर जब पेरेंट्स बोलेंगे तो वो नहीं सुनते। तो आप ही नहीं ओवर सेंसिटिव आजकल के बच्चों को बना दिया है। बिल्कुल। यहाँ पर आपने ना एक बात, अभी हम बाहर नीचे जब बैठे हुए थे तब हम बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग अबाउट कि आपने एक बात बोली थी, बहुत खूबसूरत बात थी। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में भी उस बारे में बताएं कि आपके लिए क्या कहते हैं, लड़की देखने भी गए थे, कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा भी हुआ था? यस, जबरदस्ती बात चल रही थी कि जैसे हम लोग इस चीज़ में हम लोग बात कर रहे थे कि कई लोग घुट घुट के जीते हैं और कई लोग खुलेआम जी लेते हैं। तो मैंने चूज़ किया कि नहीं यार, मैं घुट के नहीं जीऊंगी। तो अगर मैं उस टाइम मेरे घर वालों की बात मान लेती, आपके लिए लड़की देखने जा रहे थे? हमारे घर में कोई फंक्शन था। हाँ। और ये बात है 2005 की बात है, जब मैं घर गई थी। अच्छा। और मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे बाल छोटे करवा दिए थे। तो तब इमरान हाशमी की तरह मेरा हेयर कट करवा दिया था। तो मैं कह रही यार, हमारे घर के एक फंक्शन में ना एक फैमिली अलग सी है जिनको मैं नहीं जानती। तो आई आस्क्ड माय मदर, आई सेड मम्मा ये कौन है? तो माय मम्मा सेड कि बेटा तुझे देखने आए हैं। लिटरली मेरे एक्सप्रेशन ये थे, हैं? तो आई सेड यार मेरे लिए ढूंढ के लाओ तो कम से कम एक लड़का होना चाहिए। और बिकॉज मैं जब कोई सीरियस बात भी करती हूँ ना, मेरे यहाँ बैक ऑफ द हेड में जो आवाज़ें आती हैं ना, वो मेरे साथ जोक करती है ताकि मेरी चीज़ों को मैं लाइट रखूँ, मैं ज़्यादा लोड नहीं लेती। तो फंक्शन चल रहा है, मम्मा फ्री हुए तो आई सेड मम्मी क्या मजाक कर रहे हो क्या? तो शी सेड कि यार हम चाहते हैं कि वही माँ बाप का मेलो ड्रामा, उन्हीं से मुझे मेलो ड्रामा क्वीन मैं बनी हूँ। तो दे सेड कि हम चाहते हैं मरने से पहले तेरे बच्चे देख लें, ये देख लें, ये। तो आई सेड यार आप चाहते क्या हो? आपको अच्छे से पता है मेरे बारे में, मैं अपनी लाइफ से क्या चाहती हूँ। उसके बावजूद आप उसके बाद भी आप ये चीज़ करो। आई सेड चलो ठीक है, हाइपोथेटिकली मैं मानती हूँ कि हमने आपकी बातों में आके शादी भी कर ली, बच्चे भी पैदा कर लिए, बट डीप डाउन जो मेरे दिल में एक प्यार है किसी और के लिए, वो मैं उसको कैसे दे दूँ? वो भी किसी की बच्ची है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब करूं। ठीक है, मैं अपने फ़र्ज सही से निभा लेती, हस्बैंड वाले घुट के जी लेती, हस्बैंड वाले, बिकॉज आई नो आई एम अ वेरी केयरिंग पर्सन। ठीक है, मैं उसकी ज़िंदगी बहुत बेस्ट उसको बुलाती, क्यों? वो मेरी जिम्मेदारी है। आप मानेंगे नहीं, मेरी भाभी हैं, मेरी भाभी को मैं इतना प्यार करती हूँ बिकॉज मेरे भाई की शादी के टाइम उसके पापा ने, तब तो मैं उनका देवर थी, तो उन्होंने बोला था कि बेटा मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो जब मैं अपनी भाभी का इतना आज भी ध्यान रखती हूँ, तो मैं अगर वो मेरी वाइफ का कितना रखती मैं, तो आई टोल्ड माय फादर, आई सेड कल को उस लड़की को कहीं से पता चल जाए, यस, ठीक है,
उसके दिल पे क्या बीतेगी। परिवार के चलो प्रेशर में आके वो भी घुट घुट के जीना शुरू कर देगी। हम दोनों बस आप पेरेंट्स की ख्वाहिश पूर्ति के चक्कर में हम एक पिंजरे में बस ऐसे बंधे रह जाएंगे, नीरस Sad. लोग। तो आई सेड किसी और की ज़िंदगी को सफ़र वो करने के लिए बेटर है इससे मैं अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर लूँ। बिल्कुल। आई सेड मैं धोखा नहीं दे सकती, पापा आप ही ने मुझे सिखाया। एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम पापा उठ कर आए एंड ही किस्ड ऑन माई फोरहेड। आई सेड इनको क्या हो गया? तो ही सेड बेटा जो तूने जवाब दिया ना, मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। एंड देन ही टोल्ड मी कि जा अब तू दिल्ली जा, मैं तुझे इजाज़त दे रहा हूँ, जा तू वहाँ नौकरी कर, ठीक है, तू अपनी अच्छे से रह, हम तेरे को आके देखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तूने और ट्रीटमेंट के लिए ही डिडंट से ओके एंड ही सेड कि तुम रहो वहाँ जाके अपना काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, जा जो तेरा मन करता है तो वो कर। बहुत खूब। तो अगर शायद उस दिन वो नहीं हुआ होता तो आज शायद ये नहीं हुआ होता। सो निक्की, अब मेरे दिमाग में दो बातें आ रही हैं। एक तो अभी आपने जैसे बोला कि आप सिंगल हैं, लेकिन आप मांग में सिंदूर भरती हैं। दूसरी बात, मैंने आपकी एक पोस्ट भी देखी थी पीछे जिसमें कि आपने बोला है कि आई एम मैरिड नाउ, और लोगों ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत सारी विशेस दी हैं, हु इज़ द राइट मैन, बहुत सी बातें हुई वहाँ पर। तो आज आप बता दीजिए कि हु इज़ द मैन, इस आपका जो ज़िंदगी का जो मतलब आपका लाइफ पार्टनर बन चुका है, उस बारे में भी बताइए ना। वेल, जवाब देने से पहले क्या मुझे इजाज़त है, मैं थोड़ी ओवर एक्टिंग कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मंच आपका है। ऑडियंस इधर आओ। मैंने ज़्यादा ही तारीफ कर दी, इनकी सवाल कितने बढ़िया बढ़िया, ये सवाल भी कहाँ से खोज के ले आई है। वेल यस, मैं सिंगल हूँ, शुद्ध 100% सिंस 2014। ओके। मैं कान्हा जी के प्रति रही हूँ इतने साल, नॉट एज हिज लवर और वाइफ, एज बेस्ट फ्रेंड्स। मैं उनसे बहुत दिल की बातें शेयर करती थी कि कान्हा जी ये हो रहा है लाइफ में, तो मैं दिल से उनकी बातें बताती रहती थी। एंड वन फाइन डे मैंने अपने आप से वादा करा था कि यार अगर जब मेरा कोई लाइफ में नहीं होगा ना, एंड ये सीक्रेट आज मैं आपके शो के ज़रिए ही लोगों के सामने ला रही हूँ। मैंने सोचा था 27 अगस्त को मेरी एनिवर्सरी आ रही है, मैं तब लोगों को बताऊँगी, बट आज हम बता रहे हैं। तो मैंने कान्हा जी से तब वादा करा था कि जब कभी मैं लाइफ में अपना घर खरीदूँगी तब मैं शादी करूँगी, अपने आप को किसी के नाम कर दूँगी। और पिछले साल मैंने अपने लिए एक पहला घर खरीदा। 20 साल में रेंट पे रही हूँ, कभी 100 रुपया, कभी 500 रुपये, 1000 रुपये जोड़ जोड़ के मैंने पैसे जोड़े। 30 लाख मैंने मेरी माँ को दिए, 10 लाख 20 लाख मेरी माँ ने ऐड करा अपनी तरफ से, बिकॉज शी वॉज सो हैप्पी कि मेरी बेटी ने इतना अपने लिए कर लिया है। एंड शी गिफ्टेड, एंड हम लोगों ने घर लिया। एंड ओके, अब मैं बता देती हूँ, मैंने कान्हा जी से शादी करी है। मैंने अपनी लाइफ उनके नाम कर दी, बिकॉज ऐसा नहीं कि मुझे इंसान पे विश्वास नहीं है, मेरे अंदर वो जो एक इंसान के प्रति वो था वो ख़त्म हो गया। क्योंकि बैक टू बैक एक बार 2010 में 3 बार हार्ट ब्रेक, फिर 2014 में हार्ट ब्रेक, तो आई सेड ये चीज़ें कहीं तोड़ गई, आप तोड़ गई। एंड देन आई सेड ये इंसान डिज़र्व ही नहीं करते मुझे। मैं ट्रस्ट मी, आई नो आई एम सो मच डिवाइन, आई हैव सो मच डिविनिटी इन मी। तो गॉड ने वो जो मेरा, देन आई अंडरस्टूड कि गॉड ने मुझे इंसानों के लिए तो बनाया ही नहीं, उसने मुझे इस धरती पे इसलिए लेकर आया है कि मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं इस धरती पे, मेरे रेबलनेस की वजह से, मेरी विजडम की वजह से। मैं किसी की संगी हूँ, ना साथी हूँ, ना सहेली हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी हूँ। वाओ। तो मैंने कान्हा जी के नाम का सिंदूर पहना, आज आपके शो में भी इसलिए पहन कर आई बिकॉज आई डिसाइडेड कि आज यहाँ से बताऊँगी। तो 27 अगस्त को मेरा गृह प्रवेश हुआ और मैंने कान्हा जी का सिंदूर पहना। वृंदावन से पंडित जी आए थे, उनकी मूर्ति रूप से मेरा विवाह किया उन्होंने। और अब 1 साल जब पूरा होगा तो मैं वृंदावन जाऊंगी, तो उनकी वो मूर्ति अपने घर लेकर आऊँगी। तो हम लोग पति पत्नी बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहेंगे एटलीस्ट। यार कान्हा जी मेरा दिल तो नहीं दुखाएंगे ना, कान्हा जी मुझे बाकी लड़कों की तरह छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना, कान्हा जी मुझे ये तो एहसास नहीं दिलाएंगे ना कि मेरी माँ तुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि तू ट्रांस है। बहुत खूबसूरत।
हक करने का मन कर रहा है आपको। लव यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you आप so much. हमेशा खुश रहो, ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराती रहो, खुशियाँ बिखेरती रहो और लोगों को इंस्पायर करते रहो। आप बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन हैं। मतलब एक वो होता है बाहरी सुंदरता अलग होती है, अंदर की सुंदरता वो निकल के रिफ्लेक्ट होती है ना जब, तो पूरा एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव हो जाता है। मस्त से आज आपने मेरे इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। सिर्फ सिंदूर ही नहीं, या ये साड़ी भी मैंने उसी दिन पहनी थी और शादी ये वाले आपके दिन। ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत Thank लग you. रही है और आपको ढेर सारी बधाई। आप इसी तरह से कान्हा जी के साथ में अपने प्यार को निभाती रहें। Yes. आप में मुझे राधा, मीरा सबकी छवि नजर आ रही है। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत Thank खूब you so निकी। much. आज सोसाइटी आपकी तारीफ करती है, क्या आपका मन करता है उनसे पूछे कि अब क्या हो गया है? पहले जो Wow. आपने मुझे इतना कुछ सुनाया है, कहा है। ये तो एकदम सिक्सर सवाल दे दिया इन्होंने। इसका सीरियसली कोई जवाब ही नहीं मेरे पास। मैं गेस, अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने उस टाइम मुझे जज किया था, उस टाइम मेरा साथ नहीं दिया। अब जब वो मुझे मिलते हैं तो मैं देखती हूँ उनके चेहरे। मेरे साथ लाइव ही हुआ था। मैं जब पहली बार टीवी पे आई थी तो जो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, मेरे चाचा चाची, तो उन्होंने तो घर पे आना बंद करवा दिया था मेरा कि अरे यार ये है वो तो वो है। जैसे मुझे टीवी पे देखा, अरे निक्की बेटा घर आना, बेटा तो आई नहीं घर पे, ये वो ऐसा करते। आई सेड ये क्या हो गया? इतना चेंज। तो वो कहते हैं, हमारे पंजाबी में ना कहावत है, जी दी कोठी दाने ओदे कमले भी से आने। मतलब जिसके पास पावर है, रुतबा है, नाम, शोहरत, इनमें से कुछ भी है ना, वो अगर गलत इंसान भी होगा ना तो वो सियाना ही कहलाएगा। बिल्कुल। और बट यस, कभी कभी मन करता है आंखों में आंखें डाल के देखूं। लिटरली समटाइम ना आई फील लाइक, जैसे मेरे कान्हा जी बोलते हैं कि कभी ना कहीं किसी ना किसी के खिलाफ तुम्हें शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे, पर जब बात तुम्हारे मान सम्मान और तुम्हारे अभिमान पर आए ना तो वो ज़रूर उठाना। मेरा मन करता है कि कभी हो ना तो बोलूँ, हाँ बेटे अब बोल तू। पर फिर मैं बोलती हूँ नहीं यार, मैं 90s वाली संस्कारी बेटी हूँ यार, हाउ कैन आई से लाइक दैट। बट समटाइम आई फील लाइक कि नहीं, मुझे होना चाहिए, BITCH बनना चाहिए, बट मैं नहीं बनती हूँ बिकॉज मेरा जो गुड साइड है ना वो मेरे पे हावी हो जाता है। अच्छी बात है। मैं इस बात को गलत नहीं मानती। मुझे लगता है अच्छा है। कभी कभी जो एक आपका साइलेंस है, एक चुप्पी जो है ना, उससे बढ़िया आंसर कुछ नहीं और मेरे होता। कान्हा जी बोलते हैं, ही सेड आपकी जो ये सक्सेस है, आपकी जो आप जहाँ आप पहुंची हैं, वही उनके लिए जवाब है। एग्जैक्टली। तो वही मम्मा भी बोलती थी। मम्मा कह रही है, अगर किसी को थप्पड़ मारना है ना बेटा, गुस्सा आ रहा है, अपने काम से, अपनी सक्सेस से मारो। सेम कान्हा जी भी बोलते हैं कि अगर तुम्हारा कोई दिल दुखा रहा है, तुम्हें कोई हर्ट कर रहा है, तुम्हें कोई नीचा दिखा रहा है, अगर तुम भी वो चीज़ करोगे, फिर तुम में और उसमें, फिर मैं तेरे लिए लड़ने क्यों आऊँ? बिल्कुल। तू चुप रह, बस बिल्कुल शांत रह, माफ़ कर दे उनको। इंसान की अदालत में, ऊपर अदालत में मैं बैठा हूँ ना, मुस्कुरा दे और कोई जवाब मत दे। इससे बढ़िया कोई आंसर नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। निकी, आज के टाइम में भी बहुत से पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चे अगर डिफरेंट हैं तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें कोई आप मैसेज देना चाहेंगी? मैं दोनों को मैसेज देना चाहूँगी, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। Okay. जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आजकल की जो जनरेशन है ना, उनको ना मैगी और उनको सोशल मीडिया की तरह हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। बिल्कुल। मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। मैंने बीच में कुछ टाइम पहले ना, जैसे एक org.com है जहाँ पे लोग पिटिशंस डालते हैं यहाँ पे, जी, वहाँ पे मैंने एक ट्रांस बच्चे की पिटिशन देखी थी, टू रेज फंड्स फॉर द ट्रीटमेंट। आई सेड, हैं ये सब क्या है? तो उस बच्चे ने बीच में लिखा कि भैया, आई एम अ दलित ट्रांस, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते। मैंने जब पेरेंट्स को बताया अपने बारे में, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मैं घर छोड़कर आ गया। मुझे उसमें उसकी मजबूरी नहीं दिखी, मुझे ये दिखा कि पेरेंट्स ने एक बार तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, तो तुम घर छोड़कर आ गए और तुम यहाँ अनजान लोगों से तुम फेवर मांग रहे हो। ये फेवर हम चाहे तो मैं खुद भी दे सकती हूँ, बट अगर एक बार वो चीज़ दे दी ना, फिर वो ज़िंदगी भर स्टैंड नहीं होंगे, वो यही चीज़ रिपीट करेंगे। तो ये क्या बोल रही हूँ कि माँ बाप ने बच्चों को, और बच्चों को ये जो 2 मिनट्स वाला एटीट्यूड है ना, वो बंद करना पड़ेगा। हम लोगों ने
पाँव घसीटे। मैं ये नहीं बोली कि आप भी अपने घुटने घसीटो, ठीक है, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, बट पेरेंट्स के लिए ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा मूवीज़ आ रही हैं आजकल, बुक्स आ रही हैं, थोड़ा पढ़िए अपने बच्चे को, वो आप ही का ही खून है, बिल्कुल आपका फ्लैश है, आपका बच्चा है, आप नहीं समझोगे उसे तो कौन समझेगा। पहले उसे को देखो, डॉक्टर से मिलवाओ। हो सकता है कि ये सिर्फ यस, कुछ लोगों को ये दिमागी फितूर भी होता है, जैसे एज ए सेड ना, आपने पूछा साइकेट्रिस्ट से क्यों मिलते हैं, राइट राइट, साइकेट्रिस्ट से मिलिए, वो आपके बच्चे को देखेगा, परखेगा। कई लोगों को आजकल, बहुत सारे लोग सिर्फ फेमस होने के लिए भी ये चीज़ करते हैं, मैंने खुद देखा है। अच्छा, रिसेंटली 2-3 साल पहले एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, बिकॉज वो मेकअप में वीडियोस डालता था, सब इन्फ्लुएंसर्स को देख के लोगों ने उसकी सिर्फ पोस्ट के नीचे कमेंट गंदे गंदे करे तो उसने सुसाइड कर लिया। ओह गॉड। तो मैं माँ बाप को बोलना चाहूँगी, देखिए ट्रोलर्स को हम रोक नहीं सकते, बिल्कुल ठीक बात, हम नहीं रोक सकते। इंस्टाग्राम ने फिर भी कुछ कीवर्ड्स डाल दिए कि ये कीवर्ड्स डाल दो, ऐसे ऐसे कमेंट्स आपके हिडन में चले जाएंगे। अब मैं खुद पूछती हूँ, जितने भी हमारी कम्युनिटी के क्रिएटर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, मुझे कोई ट्रोल क्यों नहीं करता? क्या आप कभी मेरी किसी पोस्ट के नीचे ये जो भी हमारी कम्युनिटी के लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कभी देखते हैं? आप कभी नहीं देखोगे। आप जैसा अपने आप को रखोगे ना, लोग आपको वैसा ही लेंगे। बहुत खूब, ठीक है। हाँ। अपनी बात को, मुझे लोग ट्रोल एक चीज़ के लिए करते हैं क्योंकि मैं देशभक्ति वाली रील्स डालती हूँ, जब ये ऑपरेशन सिंदूर ये सब चीज़ें होती है तो मैं बहुत बड़ी देशभक्त हूँ, तो वो डाल दूँ, उस पर मैं गाली खाती हूँ लोगों से कि तू तो ये करती है वो करती है। तो देशभक्त होना गाली वाली बात तो नहीं है। बहुत गाली मिलती हैं, मतलब अगर मैं गलत को गलत बोल रही हूँ तो उसमें मुझे सुनने को मिलता है कि तुम नफरत फैला रही हो, ये वो फलाना। चलिए इसको छोड़ते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को ये बोलूँगी, बच्चों को थोड़ा सा आप भी समझिए, और बच्चों को बोलूँगी कि हर चीज़ को ना वो वाला जल्दी मिल जाए, सब कुछ अभी मिल जाए, वो नहीं हो सकता बेटा। आप खुद सोचिए, आपको आपकी 10th पास करने में भी कितने साल लगे, आपको आपकी 12th कॉलेज पास करने में, डिग्री डिप्लोमा में लगा ना, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको 18-20 साल एक लड़के के रूप में देखा है, आप चाहते हो वो एक ही दिन के अंदर आपको, अच्छा यू आर लाइक दिस, बेटा यू आर माई डॉटर नाउ। ऐसा नहीं होता है यार। बिल्कुल। जिस दिन आप पेरेंट बनोगे, मैं आप सबसे पूछती हूँ, जिस दिन आप पेरेंट बनोगे, आपका बच्चा आएगा ना, आप भी एक दिन में उसको नहीं बात बोलोगे, अच्छा बिल्कुल सही बात है, तुम ऐसे हो, हाय वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू द किट्टी, आप ये नहीं बोलोगे। राइट। तो थोड़ा दोनों लोग एक दूसरे को टाइम दीजिए, तभी ये चीज़ें रुकेंगी, वरना आए दिन और न्यूज़ आएंगी सुसाइड की। क्या हमारा मन नहीं करता था सुसाइड करने? हमारा टाइम तो बहुत गंदा था, हमें कर लेने चाहिए। भी थोड़ा समझने लगे हैं, समझने लग गए हैं, रेफरेंसेस इतनी है, न्यूज़ अब सपोर्ट देने के लिए 10 लोग खड़े होते हैं। हाँ, और फिर भी आप ये सिर्फ बिल्कुल बर्दाश्त करना सीखिए। वो टाइम योगा कीजिए, अपने आप को घूमने निकलिए, अपने आप को जानिए, पढ़ाई पूरी कीजिए, फिर हर चीज़ करिए। आजकल में बहुत बुरा लगता है देखने में कि बच्चे 16-16 साल के आ रहे हैं। ठीक है, आइए अपनी एजुकेशन तो फिनिश कर लो। कल को अगर दुनिया में अकेले रह के 2 पैसा कमाओगे, किस चीज़ पे पैसे कमाओगे? और एक और बात निकी, अभी आपने शुरू में ही बोली थी, वो बात मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी कि एक मेल जेंडर फीमेल जेंडर को तो भगवान ने बनाकर पूरा भेज दिया, आपको अपने साथ में एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। एग्जैक्टली। आपको दुनिया को ज़्यादा सामने खड़े होना है, स्ट्रॉन्ग, तो यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट जेंडर एंड द मोस्ट पावरफुल। मैं खुद बोलती हूँ कि मैं कभी दोस्तों के साथ बैठती हूँ ना, तो मैं हंसती हूँ उन पे, जब कभी मुझे कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, मैं बोलती हूँ अरे तुम लोगों से तो ज़्यादा मैं पावरफुल हूँ। वो कहते क्यों, कैसे? ऐसे तुम लोगों से ज़्यादा हम लोग भगवान के दिल के करीब है। क्यों? मैं उनको एक कहानी बताती हूँ, फिर हम साइन आउट करेंगे। एक बार भगवान जी बैठे थे, आपस में डिस्कशन कर रहे थे। ये कहानी मैंने बनाई है क्योंकि, और उसके रियलिटी के साथ कनेक्ट होती है। ऋषि मुनि बोले यार ये आदमी और औरत जात ने तो इतना घमंड आ गया कि हम तो भगवान की बनाई हुई सबसे बेस्ट क्रिएशन है, ये वो। आदमी अपने आप को दुनिया का खुदा समझता है, औरत को लगता है उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, तो ये कैसे सॉल्यूशन निकालें? तब आविष्कार हुआ हमारा। वाह। कि अब उनके सामने आप लोग जाके रहो और उनको तब पता चलेगा कि भाई आप जो अपने आप को अलग अलग वर्ल्ड बोलते हैं ना, तो ये एक ही वर्ल्ड है। आप तुम दोनों इसमें समाये हो, और फिर ये देखो तुम्हारी अदा भी उसके अंदर है, तुम्हारा शौर्य भी उसके अंदर है, तुम्हारी कामुकता उसके अंदर है, और तुम्हारा
वीरता उसके अंदर है, बहुत सब उसके अंदर है। तो तब से ये जब उत्पत्ति हुई, अब इन चीज़ों का वर्णन रामायण में भी है, महाभारत में भी है। महाभारत में तो इस हद तक है बहुत है, कि जेंडर सर्जरी तक का है उसके अंदर। हाँ, कि जो द्रौपदी की बहन थी श्रीखंडनी, ठीक है, श्रीखंडनी थी अम्बा अंबालिका, उनमें से एक बहन का पुनर्जन्म थी टू किल भीष्म पितामह। बट उसमें ये था कि औरत युद्ध में जाके लड़ नहीं सकती, तो वो कह रहे अब ये क्या करें। तो वो कुछ टाइम तक वन में कोई एक जाति थी जिनके बीच में जाके रही, कुछ महीने तपस्या करी, उनके बीच में रही, उसका उपचार हुआ, तब वो श्रीखंडनी से शिखंडी बने। जो महाभारत B.R. चोपड़ा की थी उसमें पूरा गलत दिखाया गया है। इसीलिए देखिए वो उस टाइम गलत दिखाया गया, हमें छेड़ा जाता था, क्योंकि उसमें गुफी पेंटल जी ने शिखंडी का रोल निभाया था, तो उन्होंने उसमें गे का रोल, हाँ ऐसा रोल निभाया था। राइट। उस कारण से हमें छेड़ा जाता बचपन से, तो वो उन्होंने प्रोजेक्ट गलत करा। तो जो स्टार प्लस में बाद में महाभारत आई, जब मैंने देखा उसमें प्रॉपर दिखाया गया कि कैसे शिखंडी वो एक ट्राइब में जाती है, उसका ट्रीटमेंट होता है, आग के अंदर रखते हैं उसको, कहाँ कहाँ रखते हैं, उपचार करते हैं, तब वो लड़का बन के आती है, तब वो लड़का उस पर प्रहार करता है। जब वो प्रहार करने लगता है तो भीष्म पितामह कहते हैं कि चाहे अब तुम लड़का हो, पर मुझे पता है तुम शिखंडी, तुम अम्बा थी, तो मेरे लिए तुम वो औरत हो, मैं तुम पे प्रहार नहीं करूंगा। तो दैट्स हाउ ही गॉट किल्ड। वाओ। तो सोचो जब हमारी इतिहास में इन चीज़ों का वर्णन है। मैं और एक और बहुत बड़ी बात बोलती हूँ, चाहे कोई भी जेंडर हो, सबसे पहले वो एक इंसान है। इंसानियत सर्वोपरि। हाँ, तो वो इंसानियत कहाँ चली जाती है जब हम एक दूसरे के सारे जेंडर्स के बीच में इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं और कहीं ना कहीं इंसल्ट करना। ऐसा नहीं है, औरतें कई बार मेल जेंडर की वो तो होते ही ऐसे हैं, मेल औरतों के लिए मतलब फीमेल जेंडर के लिए हम भी बोलते हैं जब हम साथ बैठे होते हैं, अरे क्या वो। तो ये चीजें कभी रुकेंगी नहीं। दिस इज कॉल्ड गॉसिप सेशन। ये कभी रुकेगा नहीं। एक दूसरे को लेट डाउन हम हर कोई दिखाएंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप कोई भी जेंडर के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते ना, आपका कुछ भी होना मेरे लिए सब व्यर्थ है। मेरे लिए आप एक गरीब इंसान भी होगे ना, पर आप इंसान बहुत दिल के अच्छे हो, तो मेरे लिए आप सबसे बेस्ट इंसान हो। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बात सच्ची है, बहुत बड़ी। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सारे दिन में किसी का दिल नहीं दुखा रहे, किसी को दर्द नहीं दे रहे, पेन नहीं दे रहे, किसी के लिए कहीं रुकावट नहीं बन रहे लाइफ में, और अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हैं तो एक्चुअल में आपकी लाइफ जो है वो बन गई। आप एक अच्छी नींद भी लेंगे और एक अच्छी जिंदगी भी। मुझे यही लाइन आपके अभी दिमाग में आ रही थी, बिकॉज़ हमारी यही नीचे बात हुई थी कि जब आप किसी का दिल नहीं दुखाते हो, जरा सा दिल दुखा लो, अगर आप अच्छे इंसान हो, आप रात को सो ही नहीं सकते, नहीं सो सकते। मुझे तो अगर मैं किसी को एक लाइन भी बोल दूं, अगर मैंने गलत बोली हो तो मैं नहीं सो सकती, मुझे तकलीफ होती है। मैं कई बार रात को मैसेज करके सॉरी भी लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सॉरी कह देना, अगर किसी को कुछ गलत कह दिया, उसको एक हक कर लेना, चाहे वो मेरी हाउस हेल्प भी क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं, गलतियां हम सबसे होती हैं। लेकिन अगर हम एक सॉरी कह देते हैं और दिल से उस बात को, सॉरी ऐसे ही नहीं, सॉरी भी दिल से निकलना चाहिए। सो निकी, अगर आपको 60 सेकंड्स मिले और पूरा भारत आपको सुन रहा हो, तो क्या कहना चाहोगे आप लोगों को? ओके, माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाय, नमस्कार एवरीवन, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी दोस्त निकी चावला आप सबसे सिर्फ कुछ सेकंड लेकर कहना चाहती हूँ, अपने सपनों के बारे में सोचिए। को लोग सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। और मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठी हूँ कि मैंने सपना देखा था ये बनने का, हिम्मत करी, डगमगाई, गिरी। मैटर क्या करता है कि आप गिरने के बाद उठते कैसे हो, फेल के बाद दोबारा अपने आप में विश्वास कैसे रखते हो। बस ये कीजिए और बस किसी का दिल मत दुखाइए, फिर देखिए आपके सारे सपने पूरे होंगे। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। वंडरफुल। और ये बात सच्ची है कि अगर आप गिर गए और फिर उठे नहीं तो लाइफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
फेलियर तो सबको मिलती है, हाँ। और उस फेलियर के बाद अगर आप उठ गए फिर से तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। वंडरफुल, वेरी गुड। Thank you. आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको एक ट्रांसजेंडर के रूप में ही याद रखें, ट्रांस वुमेन के रूप में, या निकी चावला के रूप में? आप मुझे 3 चीज़ों में याद रखिएगा, निकी चावला, अ पावरफुल वुमेन एंड अ फैबुलस ट्रांस वुमेन। वंडरफुल, वेरी नाइस निकी। थैंक यू। सो एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए। ओह वाओ, आई लव Yeah. रैपिड फायर। तो जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करते हैं। सो सोसाइटी, मिथ, फैमिली, सब कुछ, प्यार। बकवास। आप प्यार को कान्हा का नाम भी दे सकते हो। हाय, वो तो मेरा वजूद है। दर्द। प्यार आजकल ना बताऊंगी, प्यार कंफर्ट लेवल को सबने नाम दे दिया है। वैसे प्यार ऐसा सच कुछ नहीं है, वो कंफर्ट लेवल, वो रिस्पेक्ट आप खुद को दो। बहुत खूब। दर्द, लाइफ, भगवान, सब कुछ। सफलता, लर्निंग एक्सपीरियंस, वंडरफुल। निकी चावला, होप। वाओ वाओ निकी, मुझे मज़ा आ गया। Thank you आई so मस्ट से आपसे बात करके इतना अच्छा लगा है ना, मुझे मैं बता नहीं सकती। आप बहुत खूबसूरत हैं, और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे पॉडकास्ट में आई। एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है ये मेरी तरफ से, आप इसे पहनिएगा ज़रूर, अच्छा अरे बाबा, लगेगा। क्या जरूरत थी। नहीं, इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम माय Thank you साइड। so much, thank you so much. दिल से दिल की बातें की तरफ से ही है ये। मैं जरूर इसको पहनूंगी। Yeah. और ये मैं कल खोलूंगी गाइस ऑन माय स्टोरी। वंडरफुल। कुछ मैचिंग पहन के इसको साथ में पहनिएगा। राइट, अभी नहीं खोलेंगे। थैंक यू सो मच। सो निकी, हाँ जी। आज आपने, मैं सच बताऊं तो आपने सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी नहीं बताई, आपने लोगों को हिम्मत दे दी है। बहुत से लोगों को एक मैसेज दे दिया है, एक हिम्मत दे दिया है। जो बच्चे घुट रहे हैं उनको एक नई अपनी असली पहचान को जानने की, या गलत स्टेप ना उठाएं, इस बात का भी आपने एक मैसेज दिया है। पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है, सोसाइटी के लिए एक मैसेज है। आई होप ये पूरा पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और बताएं निकी की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ। इसी के साथ चलते हैं, और फिर जल्दी ही मिलते हैं एक और शख्सियत के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।